ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास के डेड ऑर्गेनिजम्स इन वैक्सीन, इसको पर्टूसिस कहेंगे। ठीक है, देखें कि हमने पहले भी ये कहा हुआ है कि जो पर्टूसिस है, कॉलरा है और इन्फ्लुएंजा है, पोलियो, रेबीज़, ऑल दीज आर किल्ड वायरसेस, किल्ड सॉरी वैक्सीन्स। ठीक है ना। वाइल द टेटनस इज़ अ टॉक्सॉइड एंड MMR इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। ठीक है, और वैक्सीन। ठीक है ना। तो ये देखें कि टेटनस टॉक्साइड का तो ऐसे हमें पता चल जाता है, लेकिन इसका निमोनिक हमने बनाया था मेरीलिथू मतलब MMR। ठीक है, लाइफ और 2 से एटेनुएटेड। ठीक है, तो इस तरह हमें याद आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देखें कि जो वैक्सीन्स होते हैं ना, ये हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। ठीक है ना। तो ये लाइफ एटेनुएटेड, ठीक है ना, और उसके बाद किल्ड, जिसको इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं, और उसके बाद सब यूनिट वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। ठीक है। ठीक है ना। आप देखें जो वैक्सीन होती है ना, ये अगर आपके बॉडी में डाल दी जाए ना, तो ये क्या करती है, ये इंड्यूस करती है एन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है। ये रिस्पॉन्स ह्यूमरल हो सकता है या सेलुलर हो सकता है। ठीक है ना, टू सम स्पेसिफिक पैथोजन। ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है बेसिकली वैक्सीन का। ठीक है ना। ठीक है ना। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है? एटेन्यूएटेड मतलब कमज़ोर कर देना, मारना नहीं। ये देखो एक किल्ड है, ये एटेन्यूएटेड है। इसको हमने कितना कमज़ोर किया है कि ये पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं कर सकता ये ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये इम्यूनोजेनिक हो जाता है। ठीक है ना। ये पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करता, बल्कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो होस्ट सेल के अंदर। ठीक है ना। तो इसको बॉडी के अंदर, तो इसको हम लाइव जिंदा है लेकिन मरा हुआ है तकरीबन, कमज़ोर हो गया। ठीक है ना। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ये लाइव होते हैं और एटेन्यूएटेड होते हैं। ठीक है ना, कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म लूजेस पैथोजेनिसिटी, यानी कि पैथोजेनिसिटी वो कॉज नहीं करा था, बट रिटेन्स कैपेसिटी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट। ठीक है ना, याद रखें, इट इंड्यूसेस सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ठीक है ना, सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स ये क्रिएट करता है। ये देखें MMR फॉर एग्जांपल हो गया या वेरिसिल हो गया, कैन बी गिवन टू HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जिनकी ऑलरेडी दे आर नॉट इम्यून, लेकिन अगर ओनली अगर CD4 काउंट 200 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है ना, तो उनको ये जो लाइव एटेन्यूएटेड है ना, ये अचानक दोबारा ज़िंदा होकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में ये रिवर्ट हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के प्रोस कौन से हैं। अगर प्रोस पे देखें तो ये क्या करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करता है बॉडी में और लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है ना, ये लाइफ लॉन्ग होता है, वाहिद है जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करता है और लाइफ लॉन्ग होता है। बाकी सारे ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, वीकर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी सारे वीक हैं। ठीक है ना। और जबकि ये जो है लाइफ एटेन्यूएटेड, ये स्ट्रॉन्ग होता है और लाइफ लॉन्ग, लाइफ भी याद रखें, इधर से निमोनिक याद रखें कि लाइफ से लाइफ लॉन्ग। ठीक है ना, LIFE लाइफ लॉन्ग, ये निमोनिक भी याद रखें। ठीक है ना। इसके अलावा देखें इसके कॉन्स क्या हैं, इनके कॉन्स में हमारे पास देखिए, इट में रिवर्ट टू विरुलेंट फॉर्म, ये मैंने आपको बताया कमज़ोर तो होता है लेकिन रिवर्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। इसीलिए पोलियो भी याद रखें, इसी में एक पोलियो का सेबीन जो है ना, वो भी इसी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन में से एक है। और आपको पता है ना, कई बार ये रिवर्ट हुआ है ऐसे पेशेंट्स में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं रिवर्ट टू विरुलेंट फॉर्म ऑफन कंट्राइंडिकेटेड इन, या इसीलिए ये कंट्राइंडिकेटेड होता है किन के पेशेंट्स में, प्रेगनेंसी और इम्यूनो डेफिशिएंसी के केसेस में। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स कौन से हुए, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स और इस तरह के। ठीक है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स, इस तरह के पेशेंट्स। ठीक है। अब देखें, लेकिन एड्स में देखें आप फिर भी इसको दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि CD4 काउंट 200 से कम नहीं है, 200 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप ये वैक्सीन देंगे। ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी और इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसके अलावा देखें, अब इनके नाम देखें कि एडिनोवायरस जो है नॉन एटेन्यूएटेड गिवन टू मिलिट्री रिक्रूट्स। ठीक है ना, ये मिलिट्री रिक्रूट्स को नॉन एटेन्यूएटेड ही दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड है, टाइप 221A ओरल दिया जाता है ये। इसी तरह पोलियो सेबीन, ये वही सेबीन है देखें जो रिवर्ट बैक हो सकता है। ठीक है ना, अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो तो। वेरिसिला जोस्टर है जिसको चिकन पॉक्स, ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 है जिसको VZV जिसको बोलते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स फिर पॉक्स वायरस की वजह से फैमिली से है। उसके बाद देखें BCG वैक्सीन, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा ओनली इंट्रानेजल
जो वर्जन, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का इंट्रानेजल वर्जन दिया जा सकता है, सॉरी इंट्रानेजल वर्जन है क्या, लाइव एटेन्यूएटेड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास MMR हो गया, रोटा वायरस हो गया, ठीक है ना। तो इसको समराइज़ कैसे करें, समराइज़ देखें, इसको हमने समराइज़ ऐसे किया है कि सबसे पहले तो आप याद रखें कि आपने MMR मिरिली आनवा, ठीक है, तो मिरिली आनवा सबसे एक पहला रूल निमोनिक। तो एवा से वेरिसिला जोस्टर, VZV जिसको ह्यूमन हर्पीस 3 कहते हैं। ली से क्या मतलब, लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी होती है स्ट्रॉन्ग और लाइफ लॉन्ग। उसके बाद MMR से आपको पता है मीजल्स मम्स रूबेला हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये देखें इससे लाइफ लॉन्ग पता चलेगा। तीसरा फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि निमोनिक्स कैसे पूरे का पूरा याद कैसे करें। रियली वाइवेशियस पेयर्स ऑफ वैक्सीन्स 2, ठीक है। तो हम से MMR, ये देखें MMR, उसके बाद वाइवेशियस से वेरिसिला, उसके बाद पेयर से पोलियो का सेबीन, ठीक है। ए से एडिनो वायरस, जो मैंने आपको बताया मिलिट्री रिक्रूट्स में नॉन एटेन्यूएटेड ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू वैक्सीन ओनली, इसका इंट्रानेजल पार्ट आई से। उसके बाद R से रोटा वायरस और S से स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। और फिर 2 से टाइफाइड, टाई 21A ओरल ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारे के सारे लाइव एटेन्यूएटेड वायरसेस हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाइवेशियस लफ्ज़ का जो मतलब है ना वो लाइवली, इससे भी आपको याद आता है कि ये लाइव एटेन्यूएटेड हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि ये रिस्की हैं, ठीक है ना, ये रिस्की हैं, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये किसी भी टाइम ये रिवर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है कौन सी है कि लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है ना। लाइफ किल्ड इनएक्टिवेटेड, देखें किल्ड का मतलब क्या है कि इसको हम पैथोजन को हम मार देते हैं, ठीक है ना, मारते हैं और उसके बाद उसको इनएक्टिवेट करते हैं। इनएक्टिवेट कैसे करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं बाय हीट और केमिकल प्रोसीजर्स के साथ इनको इनएक्टिवेट करते हैं। और जबकि उसका मेन जो एपिटोप स्ट्रक्चर होता है ना सरफेस एंटीजन का, उसको हम मेंटेन रखते हैं। उसको मारेंगे तो फिर इम्यूनिटी कैसे वो जनरेट होगी, ठीक है ना, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। तो क्योंकि हमारी बॉडी उसके सरफेस एंटीजन्स को देखती है ना, तो इसको हम मेंटेन करते हैं। एपिटोप स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस एंटीजन को हम मेंटेन रखते हैं और ठीक है ना, इट मेनली इंड्यूसेस ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है ना, ठीक है। जबकि लाइव एटेन्यूएटेड देखें बहुत सेलुलर एंड ह्यूमरल था ना, तो किल्ड जो देखें हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, देखें सेफ़र होता है देन लाइव वैक्सीन, मैंने कहा ना ये रिस्की हैं, देखें ऊपर मैंने कहा था कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी रिस्की हैं, तो किल्ड डेफिनेटली मर गया है, मरा हुआ है, तो सेफ़र होता है, ठीक है ना। और उसके बाद कॉन्स देखें इसकी कि ये, लेकिन इसका नुकसान इसका ये सिर्फ इतना होता है कि ये वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसका और लाइफ लॉन्ग नहीं होता, और इसको बार बार इसके बूस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। देखें बूस्टर्स हमेशा वीक जो वैक्सीन्स में आपको नज़र आएंगे। कभी भी जब कोई स्ट्रॉन्ग वैक्सीन होती है ना जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पांस क्रिएट करती है, उनमें बूस्टर मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, दे आर रिक्वायर टेक्निकली दे आर वीक होते हैं, तो हमेशा जो भी टेक्निकल वीक जो हमारी वैक्सीन होगी ना वो क्या करेगी पता है, वो बूस्टर्स उसको रिक्वायर्ड हो गया। अब इनका नाम क्या क्या है, देखें नाम याद करने के लिए, अब ये किल्ड है ना, किल्ड जब कोई किल होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, रेस्ट इन पीस कहते हैं ना। तो ये देखें रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस ऑलवेज, ठीक है ना। आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये देखें इन्फ्लुएंजा इधर भी है, इन्फ्लुएंजा का इंट्रामस्कुलर कंपोनेंट, ठीक है, हमने इधर क्या कहा था, इन्फ्लुएंजा का इंट्रानेजल कंपोनेंट, जबकि इन्फ्लुएंजा का इंट्रा मस्कुलर वर्जन जो है वो हमारा किल्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा पोलियो, पी से पोलियो, पोलियो का साल्क, पोलियो का सेबीन कहा था, देखें अगेन पोलियो का सेबीन था हमारे पास लाइफ एटेन्यूएटेड में, ये देखें पोलियो का सेबीन, ठीक है ना, पोलियो का सेबीन लाइफ एटेन्यूएटेड। उसके बाद देखें कि हेपेटाइटिस ए से ए, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, तो देखें अगेन आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा का मस्कुलर का इंट्रामस्कुलर का जो वर्जन, और उसके बाद पोलियो का साल्क, और उसके बाद क्या है ऑलवेज का क्या है ये से हेपेटाइटिस ए, ठीक है। अब टाइफाइड का देखें, टाइफाइड का टाई 21A ओरल हमने कहा था कि लाइफ एटेन्यूएटेड है, लेकिन टाइफाइड का ये देखें यहाँ पे अगर आप इधर आ जाएँ तो ये देखें कि टाइफाइड का VI पॉलीसेक्राइड जो है इंट्रामस्कुलर, इसका भी इंट्रामस्कुलर जो वर्जन है
टाइफाइड का वो किल्ड है, ठीक है ना। डेफिनेटली आप कोई चीज़ ऐसी जो ज़िंदा हो उसको हम इंट्रामस्कुलर तो नहीं डाल सकते ना, टाइफाइड का इसमें जो है ठीक है ना, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। जो थोड़ी सी लाइव एटेन्यूएटेड हो वो हम हाजमे के थ्रू अगर अंडर डाल भी दें तो वो थ्रू गैस्ट्रिक एसिड्स दिस एंड दैट रेजिस्टेंस के बाद अंदर पहुंचेगी। लेकिन अब डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर तो हम ऐसी लाइव एटेन्यूएटेड डाल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए देखेंगे तो इन्फ्लुएंज़ा का इंट्रामस्कुलर और टाइफाइड का इंट्रामस्कुलर जो वर्जन है वो किल करके, इनएक्टिवेट करके फिर हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा दूसरा रूल यहाँ पे याद रखें कि जो साक, पोलियो का साक आखिर में क्या है तो ये किल्ड, इससे याद रखें, ठीक है। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए, अब देखें सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है। सब यूनिट वैक्सीन से इसके नाम से ही पता चलता है ये नहीं ये पूरे का पूरा पैथोजन है, नहीं उसके सारे के सारे एंटीजेंस हैं, बल्कि एक सब यूनिट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स ओनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, देखें कि अब एक फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। बैक्टीरिया के ऊपर देखें बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, इस तरह के और इस तरह के एच एंटीजन, ओ एंटीजन, याद है ना। इसी तरह वायरसेस भी में भी हेपेटाइटिस बी ले लो तो HBS एंटीजन, HBE एंटीजन, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये ऑर्गेनिज्म लिए, इनमें से वो जो एंटीजन लिया जो बेस्ट स्टिमुलेट करता है बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है ना। तो एक एक करके इसको चेक किया, इसको निकाला, फिर इसको चेक किया, इसको निकाला, फिर इसको चेक किया, इसको निकाला, अब इसको चेक किया, हाँ यार ये सही करता है, तो इसको बाकी इनको छोड़ के इसको निकाल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और जाके हमारा वैक्सीन बनाते हैं। इसको सब यूनिट कहेंगे, ठीक है ना, इसको सब यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो अब ये सब यूनिट वैक्सीन जो होता है ना, इसके प्रोज कौन देखें कि प्रोज इसके देखें, लोअर चांसेस ऑफ एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये देखो ना एडवर्स रिएक्शंस देखें जितना छोटा होगा, अब ये सारा तो हमने निकाल के फेंक दिया, यहाँ से यहाँ तक सारा हमने सिर्फ ये ला के दिया है, तो एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और कौन क्या है कि एक्सपेंसिव होता है, ये आपको पता है, इतने सारा काम एक एक को निकाल के बनाना, वैक्सीन बनाना कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, और इसके अलावा वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। अब वीक होता है तो फिर क्या होता है, इसका बूस्टर चाहिए होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इस लिस्ट में देखें तो अक्सर ही वीक ही हैं, एक्सेप्ट हमारे लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन के अलावा, ठीक है ना। तो अब देखें कि जो वीक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, अब इनको देखें, ये वायरसेस हैं, जो वायरस एंड बैक्टीरिया इसमें है, ठीक है। HBV का हम HBS सरफेस एंटीजन यूज़ करते हैं, HPV यूज़ करते हैं, उनके स्ट्रेंस क्या क्या हुए 6, 11, 16 और 18। इसी तरह एसेलुलर परटूसिस, यही हमारा MCQ है, लेकिन हमारे MCQ में डेड सेल्स आर प्रेजेंट इन के उन्होंने लिखा है कि परटूसिस ना, तो परटूसिस, लेकिन ये हमारा एसेलुलर परटूसिस आता है सब यूनिट्स में, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निजेरिया मेनिंजाइटिस है, वेरियस स्ट्रेन्स इसके, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए, कौन से हो गए, ये सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है ना। अब इसको लिस्ट को याद कैसे करेंगे, याद देखिए हमारे पास पहला रूल, अगर आप उस लिस्ट में देखें तो आपको इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया नजर आएंगे सारे, ठीक है ना। देखिए इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया HSN हमने कहा था ना, याद है, निमोनिक बनाया था पहले भी। तो इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसका टाइप B है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये कि वायरसेस है दो है, ह्यूमन HBV और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये पेपिलोमा वायरस है, ठीक है ना, ये हेपेडिनो वायरस है, ठीक है ना। तो BV और PV, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर HPV के फिर 6 स्ट्रेन 6, 11, 16 और 18, 16, 18 दे आर नोटोरियस फॉर कैंसर वो प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास परटूसिस, ए सेलुलर परटूसिस है। तो इसको फिर हम समराइज़ कैसे करेंगे, इनकैप्सुलेटेड को तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है ना, HSN के नाम पे, ठीक है, सब यूनिट्स पे। अच्छा इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करेंगे हम BPP के ज़रिए, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज कॉज इंक्रीज BP, ठीक है ना, BP। तो B से HB हेपेटाइटिस B वायरस, और P से क्या एसेलुलर परटूसिस और P से पेपिलोमा वायरस, ठीक है।
पेपिलोमा यानी कि HPV जिसके स्ट्रेंस कौन कौन से 6, 11, 16 और 18, इसको आप इस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो HSN कॉजेस, ठीक है, इंक्रीज, बी से हेपेटाइटिस बी, पी से सेलुलर पोर्टोसिस और पी से क्या दोबारा एवियन पेपिलोमा वायरस, इसके ये वाले स्ट्रेंस, ठीक है ना। अब देखते हैं HSN बुक में, ठीक है ना। तो देखें इनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया हैं पेज नंबर 127 में है, तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर सूडोमोनास एरुगिनोसा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निजेरिया मेनिंजिटाइटिस। ये देखें ये हमारे वो SNH हैं, ठीक है ना, या HSN बोलो इसको, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या है, इकोलाई है, सल्मोनेला, क्लेप्सियला, ये और निमोनिया और ग्रुप बी स्टेप, ठीक है ना। देयर कैप्सूल्स सर्व एज एन एंटीफेगोसिटिक वीरुलेंस फैक्टर, ठीक है, ये वही है, इसका हम कैप्सूल निकाल लेते हैं सब यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये देखें फिर उसको क्या करते हैं, कैप्सूल निकाल के कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उसको प्रोटीन के साथ कंजुगेट करते हैं, और ये एक महंगा प्रोसेस है, इसीलिए इनकी वैक्सीन देखें महंगी होती है, सर्व एज एन एंटीजन इन वैक्सीन, ठीक है ना। तो यानी कि कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन कंजुगेट, ठीक है ना। अब देखें इनमें से जो टॉप पे हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है कि स्प्लीन नहीं है, ये क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ आपको, दीज आर ऑप्शनाइज्ड एंड देन क्लियर्ड बाय स्प्लीन, ठीक है ना। ये इनको जो कैप्सुलेटेड है ना, इनकैप्सुलेटेड, दीज आर ऑप्शनाइज्ड एंड क्लियर्ड बाय स्प्लीन। अब अच्छा एसिप्लिनिक्स जो होते हैं ना, ऐसे पेशेंट जिनमें स्प्लीन नहीं है वो उनकी ना उनमें क्या होती है, इन बैक्टीरिया की डिक्रीज ऑप्शनाइजेशन होती है और इंक्रीज़ फिर क्या होता है, रिस्क होता है। जब रिस्क बढ़ जाता है तो इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो नीट तो इस तरह के जो एसिप्लिनिक पेशेंट्स हैं ना, इनको फिर वैक्सीन हम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब वैक्सीन्स वही सब यूनिट वैक्सीन्स हम देंगे, ठीक है ना, जिनके हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो निमोनिया के आ जाओ सारे, जब बैक्टीरिया कोई ऐसा पेशेंट देखते हैं जिनका स्प्लीन नहीं है तो क्या कहते हैं, आ जाओ सारे यहाँ स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन नहीं है मतलब स्प्लीन से एस से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नहीं से मतलब निजेरिया मेनिंजिटाइटिस और है से मतलब एच से हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ठीक है ना। अब नीचे एक टॉपिक है कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वैक्सीन्स, ठीक है ना। तो ये वही सब यूनिट वैक्सीन्स की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि देखें सम वैक्सीन्स कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, मतलब बैक्टीरिया का वो कंपोनेंट जो हमने कहा था ना ज़्यादा जो इम्यूनोजेनिक हो। ये देखें हमने इस तरह कहा था कि ये जो इम्यूनोजेनिक है इसको उठा के लेके जाते हैं, तो ये कहता है कि इसमें ये जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है इसको पकड़ते हैं साइंटिस्ट, पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको कंजुगेट करते हैं, ठीक है ना। ये देखें उसको कंजुगेट करते हैं और टू अ कैरियर प्रोटीन एक किसी भी प्रोटीन के साथ कंजुगेट करते हैं, इन्हांसिंग द इम्यूनोजेनिसिटी बाय प्रोमोटिंग टी सेल एक्टिवेशन, ठीक है। और सब्सिक्वेंट क्लास स्विचिंग, चलो इसको छोड़ दें। फिर पॉलीसेकेराइड एंटीजन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू अ टी सेल, ठीक है, इसलिए उसको प्रोटीन के साथ कंजुगेट किया जाता है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड एंटीजन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू अ टी सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखें, इसलिए उसको प्रोटीन के साथ कंजुगेट किया जाता है। तो इसीलिए देखें कि न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होती है PCV13, ठीक है ना, न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है PCV13 न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इसी तरह न्यूमोकोकल SV23 न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन विद नो कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी दो एग्ज़ाम है। देखिए न्यूमोकोकल वैक्सीन की दो एग्ज़ाम है, एक जो कंजुगेटेड वैक्सीन है, एक कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह हीमोफिलस टाइप बी की भी कंजुगेटेड वैक्सीन है, इसी तरह मेनिंगोकोकल वैक्सीन की भी कंजुगेटेड वैक्सीन है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले के अगेंस्ट, एच फॉर इन्फ्लुएंजा, और मेनिंगोकोकल मतलब निजेरिया मेनिंजिटाइटिस को मेनिंगोकोकल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नो स्प्लीन नहीं है आओ सारे, ठीक है ना, स्प्लीन नहीं है आओ सारे। तो ये था हमारा सब यूनिट वैक्सीन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास चौथी क्या है, ठीक है ना। अब देखें टॉक्साइड, चौथा नंबर है टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड, तो आप सबने सुना होगा, ठीक है ना। देखें टॉक्साइड में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक यार हम में घर बन रहा है,
अच्छा ठीक है ना। तो उसके बाद देखें कि इसमें डीनेचर्ड करना होता है। सबसे पहले आपने बैक्टीरिया पकड़ना होता है, बैक्टीरिया पकड़ने के बाद उसमें से टॉक्सिन निकालना होता है, टॉक्सिन निकालने के बाद उस टॉक्सिन को डीनेचर करना होता है। डीनेचर इस तरह करना होता है कि उसको डीनेचर तो हो लेकिन उसके जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो जो रिसेप्टर्स हैं, डीनेचर तो हो लेकिन जो रिसेप्टर बाइंडिंग्स हैं ना, साइट्स हैं ना, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स वो इंटैक्ट हों। और ये क्या करता है फिर, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम टू मेक द एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ इसमें बनती हैं और विदाउट पोटेंशियल फॉर कॉजिंग एंड डिजीज़, ठीक है ना। टेटनस टॉक्साइड तो आपने आपने बहुत सुना होगा। देखें इसमें होता क्या है, ये देखें तरीका क्या है। सबसे पहले गेट द बैक्टीरिया को पकड़ो। सबसे पहले डिप्थेरिया बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, ठीक है ना। अब इसमें से क्या है, गेट द टॉक्सिन, ये देखें टॉक्सिन, ये वाला टॉक्सिन उठाना है। टॉक्सिन से आपने उठाना है, टॉक्सिन से के बाद आपने इस टॉक्सिन को मॉडिफाई करना है, इस तरह मॉडिफाई करना है कि ये टॉक्सिन के जो रिसेप्टर बाइंडिंग्स है ना, बाइंडिंग साइट्स, वो इंटैक्ट रहे। अंदर से देखें इसका कचूमर निकाल लिया, अंदर से ये बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको डिप्थेरिया टॉक्सॉइड हो गया। इसी तरह टेटनस का भी इसी तरह लेते हैं और टेटनस टॉक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डीनेचर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और लीव द रिसेप्टर इन प्लेस, ये देखें रिसेप्टर को इन प्लेस रखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह ये बनता है टॉक्साइड, ठीक है ना। तो टॉक्साइड के फिर प्रोस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के खिलाफ ये एक्ट करता है। इसके अलावा कॉन्स क्या है, एंटीटॉक्सिन लेवल्स डिक्रीज विद टाइम, ठीक है ना। तो जो एंटीटॉक्सिन के जो लेवल्स हैं वो कम पड़ जाते हैं टाइम के साथ साथ, और फिर इसको फिर दोबारा बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो टेटनस की याद रखना, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, टेटनस यार मैंने उस टाइम लगवाया था, तो ठीक है ना, तो आप उसको कहेंगे यार बूस्टर लगवा लो। क्यों? क्योंकि ये असल में एंटीटॉक्सिन लेवल्स विद द टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके कम होते हैं। तो आप उसको एडवाइस मशवरा देंगे कि आप हर 5 साल बाद या हर 2 साल बाद बूस्टर लगवा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का भी, ठीक है ना। डिप्थेरिया देखें ये जो है ठीक है ना। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, इसको ये कॉर्निबैक्टीरियम है, ठीक है ना। ये बॉर्डिटेला पर्टुसिस नहीं, बॉर्डिटेला पर्टुसिस सब यूनिट में आ रहा है। देखें ए सेलुलर पर्टुसिस, जो आपको पता है ना, आपने वो सुना होगा, क्या सुना होगा, वो जो डी टेप है, ये जो डी टेप या फिर टी डेप, ठीक है। इसी तरह ए सेलुलर पर्टुसिस वाली वो दूसरी है, वो हमारी ये देखें यहाँ पे वो है बॉर्डिटेला पर्टुसिस है वो, लेकिन ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, ठीक है ना। इसका भी डिप्थेरिया टॉक्साइड और टेटनस टॉक्साइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको देखें यहाँ पे टॉक्स मतलब 2 वर्ड्स हैं इसके, टॉक्स मतलब TOX, टॉक्स मतलब टॉक्सिन, जबकि ऑइड मतलब लाइक, इट इज़ जस्ट लाइक टॉक्सिन बट इट्स नॉट फुल टॉक्सिन, ठीक है ना। ऑइड का मतलब इसी तरह ओपियोइड में, ओपियोइड देखें, ओपियोइड जो होता है ना, ओपियोइड लाइक ओपिएट्स, ठीक है ना। इस तरह ये आप हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा आप इनको टेटनस और डिप्थेरिया को कैसे याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे टॉक सॉइड लिखो, T फॉर टेटनस, D फॉर डिप्थेरिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि ये जो क्या कहते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स इन वैक्सीन्स, इसमें लिखा हुआ है पर्टूसिस, जबकि हमने पर्टूसिस का देखा है कि वो सब यूनिट वैक्सीन्स में आता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो पर्टूसिस हमारे बुक के हिसाब से एक सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है ना। तो बाकी जो टेटनस और डिप्थेरिया वो टॉक्सॉइड्स हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें कि कोलरा में को भी इन्होंने जो है ना, कोलरा को भी ठीक है ना किल्ड वैक्सीन में डाल दिया, इनएक्टिवेटेड किल्ड, ठीक है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर देखिए, म्यूकोजा इज थ्रोन इनटू एक्सटेंसिव सर्कुलर फोर्स, तो आपने हिस्टोलॉजी है ये गॉल ब्लैडर की, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड सडनली फेंट्स, शी विल बी पोजीशनड इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन नॉट राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है ना, टू अवॉइड कंप्रेशन टू विच एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। तो ये इन्फीरियर वेना केवा को बचाने के लिए हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है ना। पोस्ट ऑफ वुंड हैविंग ग्रीनिश पस डिस्चार्ज ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व विद सूडोमोनास, फेमस सूडोमोनास आपको पता है, ठीक है ना। तो अब सूडोमोनास का जो क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में सबसे पहले ए फॉर एक्टिनोमाइसिस इजराइली, ठीक है ना, जहाँ भी येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स आपको जो नज़र आए ना, विच आर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स एक्टिनोमाइसिस इजराइली, इसराइल हैज़ येलो सेंट, ठीक है। उसके बाद
स्टेफ ऑरियस, ठीक है। स्टेफ ऑरियस येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। देखिए येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स और येलो पिगमेंट में फ़र्क है, ठीक है ना। ऑरियस मतलब गोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद सुडोमोनास एरुगिनोसा देखें, ब्लू ग्रीनिश पिगमेंट जहाँ भी आ जाए ना, और आपने एरुगिनोसा पे क्लिक करना है। एरुगिनोसा इज़ ग्रीन, ठीक है ना। उसके बाद ये पिगमेंटेशन इसकी पायो साइनिन और पायोवर्डीन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद सिरेशिया देखें, आर 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 सिरेशिया रेड पिगमेंट बनाता है और थिक रेड सिरेशिया, और ये कोई निमोनिक है, छोड़ो यार इसको, ठीक है ना। आर आर से याद रखें कि ये रेड पिगमेंट बनाता है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा जब भी आप पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पढ़े ना, तो आप जो है इन विवो बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी पढ़ें, ठीक है ना। इसमें क्या 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 है हमारे पास, देखें इसको निमोनिक है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरा एक चाचा था, वो पूरी की पूरी फिल्म थी, ठीक है ना। तो वो बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। तो अब देखें कि इसमें स्टेफलोकोकस एपिडेर्मिडिस फॉर एस, और विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकस जिसमें एस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और संजियस हैं, और उसके बाद संजिनिस है, ठीक है। उसके बाद यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस संजिनिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। उसके बाद हमारा है सुडोमोनास एरुगिनोसा, ठीक है ना। अब देखें जो एपिडर्मिडिस है वो देखें कैथेटर एंड प्रोस्थेटिक डिवाइस इन्फेक्शंस में बायोफिल्म बनाने के लिए मशहूर है। विरिडांस जो है वो डेंटल प्लेग्स एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आपको पता है ना। उसके बाद देखें जो सुडोमोनास एरुगिनोसा जो है रेस्पिरेटरी ट्री की कोलोनाइजेशन करता है, स्पेशली वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया में और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में, ठीक है ना। और इसके अलावा आँख में भी देखें कि जो कंटेक्ट लेंस एसोसिएटेड केराटाइटिस जो है ना, ये भी जो है ना ये कराता है, ठीक है। उसके बाद नॉन टाइपेबल यानी कि अनइनकेप्सुलेटेड जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसमें आता है, ये हमारे निमोनिक से बाहर है, ठीक है। तो ये ओटाइटिस मीडिया कराएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह विरिडांस के इन्फेक्शन को आप कैसे याद रखेंगे, डाई से, डी फॉर डेंटल प्लेग्स और आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, ठीक है ना। अब हम हमारा एमसीक्यू चूँकि सुडोमोनास से रिलेटेड है, तो पहले हम एलोग्रिथम पढ़ते हैं। देखिए एलोग्रिथम बनाने के लिए हमारे रूल्स क्या क्या थे। नेगेटिव को हमने इस तरफ रखना है, राइट लेफ्ट साइड की तरफ, और पॉजिटिव को राइट साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर ये माल्टोस एसिड डिटेक्शन नेगेटिव है तो हम इसको पहले इस तरफ रखेंगे और पॉजिटिव वाले को इस तरफ रखेंगे। सारे टेस्ट को हम इस तरफ रखेंगे। उसके बाद एमएलओ है, एमएलओ मतलब एमएलओ हमारा निमोनिक है। एमएलओ माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेज का टेस्ट, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल एमएलओ, एक एमएलओ हमने इस उस पर रखना है, एक एमएलओ हमने इस वर्जन पे रखना है, ठीक है। अब देखिए एमएलओ माल्टोस एसिड डिटेक्शन, बेसिलस, ऑक्सीडेस, ये हो गया ना। दूसरा क्या इस तरह है, ये देखिए माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोस, एमएलओ माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेस, ठीक है। माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज और ऑक्सीडेस, एमएलओ एक ये हो गया, एक दूसरा एमएलओ ये है, ये देखें माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेस, ठीक है। तो ये इस तरह हमने टेस्ट रखने हैं। तीसरा क्या है, हमने डीसीबीसी करना है। जो डीसी है ना वो बड़ा बीसी है, ठीक है ना। तो डीसीबीसी तो सबसे पहले हम डी देखेंगे, ग्राम नेगेटिव पिंक, क्यों, क्योंकि ये सेफ्रेनिन का कलर उठा लेते हैं ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, ठीक है ना। इसको देखने के लिए हम यहाँ जा सकते हैं। अब डीसी से डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई देखें, डिप्लोकोकाई की आप शेप्स देखें, इस तरह की ये डिप्लोकोकाई हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले ये है एरोबिक, ठीक है। एरोबिक है तो इनका निमोनिक हमने क्या किया, मैड डेट, ठीक है ना। डेट डिप्लोकोकाई, डेट से डिप्लोकोकाई, एरोबिक और फिर नीचे डिटेक्शन, तो मैड से फिर MAD माल्टोज एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेगेटिव है हमने कहा था कि इस तरफ रखना है, निजेरिया गोनोरी नेगेटिव है, मोरक्सेला नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। अब निजेरिया गोनोरी को हम गोनोकोकस कहते हैं, तो गोनोकोकस जी पहले आता है ना। ये देखें ये गोनोकोकस है, मेनिंगोकोकस है, तो जी पहले आता है, तो हमने जी इधर इस तरफ रखा, साथ में मोरक्सेला रखा, GM, ठीक है। उसके बाद मेनिंगोकोकस को हमने रखा अलग करके, मेनिंगोकोकस को, ये है माल्टोस एसिड डिटेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास हमने डी किया, सी करना है, कोको बेसिलाई करना है, ठीक है ना। कोको बेसिलाई, डिप्लोकोकाई, कोको बेसिलाई, ठीक है। तो करना है तो कोको बेसिलाई, ये देखिए कोको बेसिलाई, ये कोकस भी नहीं है, बेसिलाई भी नहीं है, अजीब सा है, बीच वाला है, ठीक है ना। तो बेसिलाई, ठीक है ना। अब इसको देखें, इसमें हेला याद रखना है, हेला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे पहले, और बाकी सबके एंड में एला आता है। ये बोडिटेला एक बोर्ड का नाम है, पास्चुरेला एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रूसेला एला ब्रूसली का नाम है, और फ्रांसिसेला एक हीरो का नाम है, फ्रांसिसेला जो है वो एक मुल्क का नाम है। तो इस तरह हमारे ये हो गए डिप्लोकोकाई और ये हो गए कोको बेसिलाई। तो डीसी और डीसी हमारे होगा, बीसी देखते हैं।
ठीक है ना। अब BC देखने के लिए सबसे पहले ये देखें, थोड़ा सा नीचे आए, बेसिलस। बेसिलस जैसे ही आया हमें बाला 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 मूवी याद आ गई, बाला बाला बाला, ठीक है। तो बेसिलस हमने उसको कहा, क्या कहा, लैक्टोज फर्मेंटेशन कराई सबसे पहले। लैक्टोज फर्मेंटेशन कराई तो उसका जो नेगेटिव हमने कहा था कि नेगेटिव वालों को हमने इस तरफ रखना है, पॉजिटिव वालों को हमने इस तरफ रखना है। तो पहले देखिए लैक्टोज फर्मेंटर्स जो पॉजिटिव है उनको देखते हैं। पॉजिटिव को जैसे ही पॉजिटिव हो गए हमने इसको फास्ट और जो स्लो फर्मेंटेशन में डिवाइड किया, फर्मेंटर्स में डिवाइड किया। फास्ट में हमने फेक लिखा, फेक CSS हमारा निमोनिक था, तो फास्ट, F फॉर फास्ट, E से इकोलाई, K से क्लेप्सिला, E फॉर एंटेरोबैक्टर, उसके बाद सिरेशिया और सिट्रोबैक्टर और सिरेशिया आर स्लो, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव वालों के पास। नेगेटिव वालों के हमने कहा था ना कि हमने ऐसे एक MLO रखना है माल्टोस डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन और ये ऑक्सीडेस। तो उसके बाद जैसे ही नेगेटिव आ गया हमने ऑक्सीडेस में से गुजारा। ऑक्सीडेस पॉजिटिव वाहिद है जो सुडोमोनास है, ओनली पॉजिटिव इज ओनली सुडोमोनास, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव वाले जब जैसे हम नेगेटिव आ गए हमने उनको H2S प्रोडक्शन ऑन TSI एगार। TSI एगार क्या है, ट्रिपल शुगर आयरन एगार कहते हैं इसको, ट्रिपल शुगर आयरन एगार। इसमें से निकाल, जो नेगेटिव आ गया हमने इस तरफ रखे, जो पॉजिटिव आ गया हमने इस तरफ रखे, लेकिन नाम हमने इसको ऐसे दिया, इनको हमने पुसिका, P प्रोटियस, सल्मोनेला, शिगेला और यर्सिनिया, इनको हमने पुसी का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई बेसिला। अब DCB भी हो गया। अब BC देखते हैं, BC का आखिरी वाला C देखते हैं, DCBC, ठीक है। C फॉर कर्व्ड है, ठीक है। अब देखें C देखने से पहले आप एक बात मेरी याद रखें कि यहाँ पे आपको ग्राम नेगेटिव में ना आपको खाली कोकाई नहीं मिलेगा, पहले डिप्लो कोकाई है, फिर कोको बेसिलाई है, ठीक है ना। DC और CB ये भी, अगर इसको देखो डिप्लो कोकाई कोको बेसिलाई, इसको इधर भी फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कोकाई या सिर्फ वो नहीं है, इसमें डिप्लो कोकाई है और कोको बेसिलाई, ये देखें 2 और ये 1। अच्छा, उसके बाद कर्व देखते हैं। कर्व हमने देखने के लिए हमने क्या किया, ये सारे के सारे कर्व जो हैं ऑक्सीडेस पॉजिटिव हैं, इनको हमने HCV नाम दिया था। HCV मतलब H फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, C फॉर कैम्फाइलोबैक्टर जिजिनी और V फॉर विब्रियो कोल्रा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं हम जो यूरियस प्रोड्यूस, ऑक्सीडेस पॉजिटिव, यूरियस पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अच्छा, इसके अलावा कर्व में सारे के सारे देखें फ्लैजिला आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ये देखें फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरियस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेस पॉजिटिव है। इसके अलावा याद रखें ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्रिपल पॉजिटिव है, ठीक है। O पॉजिटिव, C पॉजिटिव, U पॉजिटिव, C फॉर कैटलेस, यूरियस और ऑक्सीडेस, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा याद रखें कि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ना, ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में ये ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द एल्कलाइन मीडियम बना देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें ग्रोथ इन एल्कलाइन मीडियम कौन सा है हमारा, अल्कलाइन से याद आएगा अयम मतलब राइस वाटरी डायरिया कराता है, विब्रियो कोल्रा, ठीक है ना। तो हमने इस तरह ये याद रखा कि विब्रियो कोल्रा ग्रोस इन अल्कलाइन मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि कर्व शेप्ड एक बैक्टीरिया है, कोमा शेप्ड है, ठीक है ना, फ्लैजिलेटेड है, वो अल्कलाइन मीडियम में ग्रो कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ओहो ये तो विब्रियो कोल्रा है, ठीक है ना। इस तरह ये हो गया। और उसके बाद आपको से कोई कहे ऑक्सीडेस पॉजिटिव है, कैटलिस भी पॉजिटिव है, यूरियस भी पॉजिटिव है, एक बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड है, वो ग्रो कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो आप क्या कहेंगे, ओहो ये तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करने वाला कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनाई है। देखिए आपको कहे ऑक्सीडेस पॉजिटिव ग्रो करता है जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप एकदम आपको कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनाई याद आएगा। जिजुनाई में देखें कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखें ये इस तरह का ये भी फ्लैजिलेटेड कॉमा शेप्ड कर्व्ड है, ठीक है ना। कैंप फायर याद रखें इसके निमोनिक के लिए, क्योंकि फायर मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड इज लाइक फायर ना, इंक्रीज टेम्परेचर। इसके अलावा कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनी के बारे में एक बात याद रखें कि जो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक इसके अलावा जीका वायरस भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया ग्राम नेगेटिव एलोगरिथम। लेकिन हमारा एमसीक्यू क्या था, हमारा एमसीक्यू था सुडोमोनास। तो अब हम सुडोमोनास की डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें सुडोमोनास जो है, सुडोमोनास सबसे पहले तो याद रखें एरुगिनोजा से आप याद रखें कि ये क्या है, ये एरोबिक है, ठीक है ना। ये एरुगिनोजा से याद रखें कि ये एरोबिक है। इसके अलावा मोटाइल है ये, ठीक है ना, मोटाइल है। अच्छा, उसके बाद कैटलेस पॉजिटिव है, ये ऑक्सीडेस भी पॉजिटिव है, कैटलेस भी पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव रॉड है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। ये सारी हमने डिटेल पढ़ी हुई है। फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वाटर, हैज़ अ ग्रेप लाइक ऑर्डर, ठीक है ना। फ्रूटी स्मेल, जब भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि इन्फेक्शन हो गया है, फ्रूटी सी स्मेल आ रही है, ठीक है, तो कौन सा है, तो वो हमारा जो है ना सुडोमोनास एरुगिनोजा है। अब देखें यहाँ पे कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को एक बार देख के फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब देखें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से देखने से पहले देखें कैटलेस होता क्या है। कैटलेस एक ऐसा केमिकल है जो डिग्रेड करता है H2O2 को, ठीक है ना, और हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन बबल्स में, ठीक है ना, बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड टू माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बाय एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है ना।
ठीक है ना। एक तो आपने ये रिएक्शन याद रखना है, H2O2 कैटलिस्ट H2O and O2, ठीक है ना। इसके बाद जो पेशेंट्स विद क्रोनिक जो ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है ना, CGD जिसको बोलते हैं, CGD क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, इनमें क्या होता है NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है और इसमें फिर क्या होता है रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं बाई क्या कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पे। अब कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं CGD में। तो आप देखें जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से हैं, हमने ये निमोनिक बनाया था, ठीक है ना। तो पेन से लिखो ABC लिखो पेन से, यानी कि हानि, ठीक है ना। तो P फॉर देखिए सूडोमोनास, E फॉर इकोलाई, ठीक है, N फॉर नोकार्डिया, सही है, और S फॉर सिरेशिया, और दूसरे S से इसी S फॉर स्टेफ्लोकोकाई, ठीक है। उसके बाद L से लिस्टेरिया, उसके बाद A से एस्परजिलस, B से बर्खोल्डेरिया स्फेशी, ठीक है, और C से कैंडिडा, और H से H पाइलोरी, ठीक है ना, H पाइलोरी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हानि को कहा हमने कि पेन से लिखो ABC, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि कैटलेस पॉजिटिव जो होते हैं न सिर्फ ये बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी, फंगाई भी आपको नजर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको कैंडिडा और एस्परजिलस दोनों यहाँ पे आपको बराबर मिकदार में, ये देखें एस्परजिलस एंड कैंडिडा आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें सूडोमोनास कराता क्या है, सूडोमोनास देखें कि ये इसका निमोनिक है स्यूडोमोनास, इसे सबसे पहले P से निमोनिया, ठीक है ना। उसके बाद सेप्सिस, एक्जिमा, गैंग्रीनोजम, UTI, डायबिटीज़ में ये फिर डायबिटिक इन पेशेंट्स में भी ये डिजीज़ कराता है, फॉर एग्जांपल मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कराता है। इसी तरह ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए भी ये फेमस है। इसी तरह म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है इसकी, ठीक है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, वही बात बताई आपको डायबिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कैथेटर रिलेटेड इक्विपमेंट, ETC, एडिक्ट्स, ड्रग अब्यूजर्स में ये ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है, ठीक है ना। ड्रग अब्यूजर्स में ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कराता है, लेकिन टॉप पे हमारा स्टेफ्लोकोकस ऑरियस है। उसके बाद देखें स्किन इन्फेक्शंस भी कराता है, और टॉप फॉलिकुलाइटिस, वूंड इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह। तो ये निमोनिक है, लेकिन हम इसको समराइज़ करते हैं। देखें जो सूडोमोनास है, देखें इन्फेक्शंस कराता है, ठीक है ना। इन्फेक्शंस कराता है, कौन से इन्फेक्शंस कराता है, ये देखें हमारे पास ये पस इन्फेक्शंस कराता है, UTI, सेप्सिस और निमोनिया, पस इन्फेक्शन, UTI, सेप्सिस और निमोनिया, ठीक है ना, यानी कि निमोनिया, UTI और सेप्सिस। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो निमोनिया और जो UTI और सेप्सिस कराता है, ये किन पेशेंट में कराता है, ये जो है ना, ये लो होस्ट डिफेंसेस वाले पेशेंट्स में कराएगा। फॉर एग्जाम्पल लो होस्ट डिफेंस, इम्यूनिटी कम हो गई, या फिर कोई स्किन बर्न हो गया, स्किन भी हमारी डिफेंस है ना, तो ये डिफेंस किसी भी तरीके से डिफेंस कम हो तो सूडोमोनास इन पिक्चर आ जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है कि हमारा सूडोमोनास का क्या कराता है, हमारा सूडोमोनास कराता है LRTIs, ठीक है ना, LRTIs कराता है, और ये क्रोनिक LRTIs कराता है। किस किस केस में कराएगा, ये उन पेशेंट्स में कराएगा जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। इस तरह आगे चलें, आगे हमारे पास देखें कि सूडोमोनास क्या कराता है, ये देखें सूडोमोनास कराएगा वुंड इन्फेक्शंस। लेकिन वुंड इन्फेक्शंस किन किन कंडीशंस में कराएगा, वही बात है आपको, अगर होस्ट डिफेंसेस कम हो गए हैं तो ये जगह जैसे बर्न इन्फेक्शंस पे के बर्न के पेशेंट्स में ये वुंड इन्फेक्शंस कराएगा। इसी तरह सूडोमोनास क्या कराता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, लेकिन किन के पेशेंट्स में कराएगा, ये डायबिटिक पेशेंट्स में मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कराएगा, ठीक है। इसी तरह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है ना, इसको वेप कहते हैं। वेप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ना, मोस्ट कॉमन कॉज हमारा सूडोमोनास है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एडिक्ट्स भी लिखा हुआ है साथ में, फिर और एडिक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस भी लिखा हुआ है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि देखिए जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ना, सूडोमोनास ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है IV ड्रग अब्यूजर्स में, ठीक है ना, IV ड्रग अब्यूजर्स में कराता है, और ये असल में दूसरे नंबर पे आता है उसमें, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आता है, और मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है ये किसमें, देखें IV ड्रग अब्यूजर्स में, ये देखें पहले नंबर पे स्टेफ ऑरियस है, दूसरे नंबर पर सूडोमोनास, और तीसरे पे कैंडिडा है। इसी तरह देखें तो अगर हम देखें तो जो बर्न पेशेंट्स है ना, यहाँ पे देखें बर्न पेशेंट्स में जो बर्न विक्टिम्स में ये स्किन इन्फेक्शंस कराता है, इसमें भी देखें हमारे पास न सिर्फ सूडोमोनास है, इसमें भी हमारे पास कैंडिडा आता है, ठीक है ना। कैंडिडा कहाँ कहाँ आता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी तीसरे नंबर पे है,
और स्किन पेशेंट्स में भी ये बर्न पेशेंट्स में भी ये कैंडिडा हमारा एक ख़ास इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो कैंडिडा के भी एमसीक्यूज आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बर्न के में यानी कि सूडोमोनास के अलावा कैंडिडा एल्बिकेंस भी है। इसी तरह ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी सूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अलावा आईवी एडिक्ट्स में आपको कैंडिडा भी मिलेगा, न सिर्फ सूडोमोनास मिलेगा बल्कि कैंडिडा भी मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सूडोमोनास एरुगिनोसा जो है इसको पहले हम बल्खोर्डेरिया एरुगिनोसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो बल्खोर्डेरिया स्पेशी है ना, ये इसको अभी बल्खोर्डेरिया स्पेशी कहते हैं, लेकिन पहले ये सूडोमोनास स्पेशिया बोलते थे। इसी तरह जेंथोमोनास जो मल्टोफिला है ना, इसको हम पहले सूडोमोनास मल्टोफिला बोलते थे। सूडोमोनास मल्टोफिला पहले अभी, ठीक है ना। तो ये बल्खोर्डेरिया स्पेशी भी एक कैटलेस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब देखिए पिगमेंट्स की बात करते हैं। पिगमेंट्स में हमारे पास जो सूडोमोनास की जो पिगमेंट्स हैं, दो किस्म के पिगमेंट्स बनाता है। नंबर 1 में हमारे पास पायोसाइनिन है, ठीक है ना, पायोसाइनिन, ठीक है ना, पायोसाइनिन है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसका जो पिगमेंट है, खास पिगमेंट है इसका, ठीक है ना। दो किस्म के पिगमेंट पायोसाइनिन क्या करता है पता है? पायोसाइनिन जो है ना, सायानिन, ये क्या करता है, पस को ये ब्लू कलर देता है। पायोसाइनिन पस को ब्लू कलर देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये पायोसाइनिन ब्लू कलर, आप जब पायोवर्डीन क्या देता है, पायोवर्डीन इसको कलर देता है येलो टू ग्रीन कलर देता है, येलो ग्रीन कलर देता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सिनेरियोज आते हैं, इन कलर्स के सिनेरियोज आते हैं। अब जो पिगमेंट है पायोसाइनिन है, पायोवर्डीन है, पायोसाइनिन ब्लू कलर देता है, पायोवर्डीन जो येलोइश ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। तो अब जब ये जो पिगमेंट्स है ना, ये पिगमेंट्स हम उसमें डालते हैं एगार में, ठीक है ना। एगार में जब ये पिगमेंट्स डालते हैं तो एगार में ये इम्पार्ट करते हैं किस तरह का कलर, ब्लू ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन कलर ये एगार में देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो स्विमर्स में ये आपको पता है ना, स्विमर्स में ये मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना तो खैर कराता है डायबिटिक्स में, लेकिन ठीक है ना, ये स्किन लेयर्स कराता है। और हॉट टब्स में जब ये हॉट टब फॉलिकुलाइटिस के लिए ये मशहूर है सूडोमोनास, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो कॉर्नियल इन्फेक्शंस कराता है, कॉर्नियल इन्फेक्शंस का हमने आपको बताया था ना, ये देखें कि कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल केराटाइटिस, बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में हमने देखा था कि कॉर्नियल केराटाइटिस कराने के लिए सूडोमोनास आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये उधर भी मशहूर है कॉर्नियल इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज़र्स है ना, उसमें सूडोमोनास बहुत मशहूर है, ठीक है ना, क्या अटैक करता है। यानी ओवरऑल देखें तो सूडोमोनास जो है ना, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक जरासीम है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है जो देखें इस तरह के अपॉर्चुनिटीज सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज़, बर्न वगैरह की जैसे, या फिर वेंटिलेशन वगैरह के उसमें ये आके अटैक करता है पेशेंट्स पे, ठीक है। तो इसके अलावा अभी देखें कि सूडोमोनास क्या करता है, पीप प्रोड्यूस करता है, पीप, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखा कि पस, ठीक है, PUS, पस को हम उर्दू में क्या कहते हैं, पस को उर्दू में पीप कहते हैं। तो पीप का भी एक निमोनिक है कि पीप मतलब फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है ना, जो उसके बाद एंडोटॉक्सिन, उसके बाद एक्सोटॉक्सिन A, ठीक है ना, फीवर एंड शॉक कराता है एंडोटॉक्सिन, उसके बाद एक्सोटॉक्सिन A इनएक्टिवेट्स एलंगेशन फैक्टर 2, उसके बाद P से पिगमेंट्स, ठीक है ना। तो ये पीप प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। पिगमेंट्स के बारे में हमने सही तरीके से अभी डिटेल से बात की। इसके अलावा देखें ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस करता है, पीप के अलावा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो कोलियर अल्सर्स के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। एक्जिमा गैंग्रीनोसम एक ऐसी कंडीशन है, एक्जिमा गैंग्रीनोसम, जिसमें जो सूडोमोनास स्प्रेड करता है टू द स्किन में, फिर ये ब्लैक नेक्रोटिक लेयंस बनाता है जिसको एक्जिमा गैंग्रीनोसम कहते हैं, ठीक है ना। ये वाकई एक्जिमा है, ये मिसस्पेल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि टिपिकली सीन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये एक्जिमा गैंग्रीनोसम नज़र आता है, ठीक है। अब इसको एक बार आप इसको ऐसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फोकस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट पे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट पे फोकस करने से पहले हम क्या क्या फोकस करेंगे ट्रीटमेंट से, देखें क्वेश्चन, अजी अनी के दवाई है ना, अन्नो मजा के दवाई करे और की दो हिंग की यूज़ थोकिंग ए लेल बो को आ जाए, ठीक है ना। अनि दवाई मजा केखन दो हिंग और की यूज़ थोकिन ए लेल बो को आ जाए, यर बे केथोकिन एगल एल्बो को आ जाए, फदू केथोकिन एगल एल्बो को आ जाए। तो हम इस पॉइंट को समराइज़ करते हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। देखिए अब ट्रीटमेंट ऑफ द सीडोमोनास, सबसे पहले देखें सीडोमोनास होता है रेजिस्टेंट टू मेनी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंट होता है तो हमने क्या करना होता है, कोई जो ट्रीटमेंट है ना वो टेलर करनी होती है सेंसिटिविटी देखते हुए ईच आइसोलेट की, ठीक है ना। अच्छा, प्लस फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है, याद रखें सीडोमोनास के लिए कि ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको ड्यूरिंग थेरेपी भी आपको रेजिस्टेंट स्ट्रेंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंट स्ट्रेंस मिल सकते हैं आपको ड्यूरिंग थेरेपी ही, ठीक है ना। आप देखें कि सबसे पहले देखें कि जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कहते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास है कि इसमें हम आप देते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स प्लस एमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है ना। आप आग हो, ठीक है ना। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स हमारे पास क्या क्या है, टिकारसिलिन और पाइपरासिलिन, ठीक है ना। पाइपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम, टिकारसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स हो गए। अच्छा, इसी तरह एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में फिर वही एमिकासिन और जेंटामाइसिन, ठीक है ना। तो ये है हमारी बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें ये तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, लेकिन याद इन्होंने लिखा है कि सेफ्टाजिडीम याद रखें, ये सेफ्टाजिडीम और सिफिफाइम ये थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सेफ्टाजिडीम के बारे में लिखा है इट इज़ आल्सो इफेक्टिव, ठीक है ना। तो ये हो गए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब इधर क्या लिखा है, हमारे पास निमोनिक क्या है, निमोनिक है, इन्होंने लिखा है निमोनिक कैंप फायर, ठीक है ना। कैंप फायर देखें, सी से कार्बापिनेम्स, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम से मोनोबैक्टेम्स, पी से पोलीमिक्जीन्स, एफ से फ्लोरोक्विनोलोन्स, आई से थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, और आर से आर ई से क्या है, आई आर से ये थर्ड जनरेशन वगैरह लिखा हुआ है, ई से एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन या एंटीसीडोमोनल पेनिसिलिन, पाइपरासिलिन और टिकारसिलिन के साथ क्लेवुलिनिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है ना। इसी तरह पाइपरासिलिन के साथ जो है ना टेजोबैक्टम, ठीक है। इसके साथ हमने क्या कहा कि इसके साथ हम देते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है ना। यही ट्रीटमेंट साथ में हमने कहा कि जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से सेफ्टाजिडीम और सिफिपाइम और आल्सो इफेक्टिव, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है ना। ये हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब देखते हैं कि ये जो है ये बाकी जो रिमेनिंग है ये क्यों और कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमने पढ़ा एंटीसीडोमोनल प्लस एमाइनोग्लाइकोसाइड प्लस से याद रखें ये, ठीक है ना। एंड सेफ्टाजिडीम इज़ आल्सो इफेक्टिव, ये हमने कहा ना, ये सेफ्टाजिडीम इज़ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्टाजिडीम और सिफिपाइम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन से अगर इन्फेक्शन होना, अगर कोई सूडोमोनास, एक ऐसा सूडोमोनास आपके पास आया है पेशेंट के पास जो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो, तो उसके लिए आप क्या देंगे, पोलीमिक्जीन्स देंगे, ठीक है ना। पोलीमिक्जीन अब हमारे पास पोलीमिक्जीन बी है, इसी तरह पोलीमिक्जीन ई है। पोलीमिक्जीन ई को हम क्या कहते हैं, कोलिस्टीन कहते हैं, तो ठीक है ना। तो पोलीमिक्जीन बी ई यानी कि कोलिस्टीन आप उस वक्त देंगे जब हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ सूडोमोनास आपके पास आई हुई हो। तो ये हमारे पास बी हो गया। हमने क्या देखा अभी तक, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देखा, अब हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेंस के लिए ट्रीटमेंट देखा, बी, ए और बी, ठीक है। इसके साथ और अब हमारे पास कौन सा कवर हो गया, हमारे पास ये भी कवर हो गया, ठीक है ना। पोलीमिक्जीन भी हमने देख लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास हमने ए बी और सी में देखें ड्रग ऑफ चॉइस देखते हैं किसके लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर सूडोमोनास ने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराया है तो लाजमी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ही स्टार्ट कर दो। सूडोमोनास इंड्यूस्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन भी, यहाँ निमोनिक में जो सिप्रोफ्लोक्सासिन था, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये भी हमारा क्लियर हो गया। सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिवोफ्लोक्सासिन भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें बेटर दोनों में से बहुत ज़बरदस्त हमारी सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट में देखेंगे सूडोमोनास स्पेशिया या सूडोमोनास माल्टोसिडा। आपको पता है सूडोमोनास स्पेशिया को अब हम बर्खोल्डीरिया स्पेशिया, बी स्पेशिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको माल्टोसिडा को, सूडोमोनास माल्टोफिला को हम इसको ज़ैंथोमोनास माल्टोफिला बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ अगर इन्फेक्शन हो कोई तो हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल देंगे सिंपली, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे कैंप फायर में देखें कार्बापिनेम्स हैं और मोनोबैक्टेम्स भी हैं, बाकी सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ये जो हमारी शिकायत थी ना, ये 3 लाइंस वाली पिंक वाली, वो हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा देखें पोस्ट ऑपरेटिव वोन हैविंग ग्रीनिश, बस यही हमने सारे उसके पिगमेंट्स के बारे में बता दिया स्यूडोमोनास के। ठीक है, अब प्रिवेलेंस इज ऑल केसेस, पॉल केसेस बोलते हैं इसको ना, पॉल केसेस। ठीक है ना, ठीक है ना। देखें अब इंसिडेंस और प्रिवेलेंस देखें। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स हु कंट्रैक्टेड अ डिजीज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब आजकल टीवी में देखते हैं कि यार इतने मरीज जो है ना कोरोना का शिकार हो गए, 2000 1500, तो वो इंसिडेंस है। ठीक है ना, वो इंसिडेंस है। ठीक है ना, तो इंसिडेंस इज इट लुक्स एट न्यू केसेस को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है ना, जबकि प्रिवेलेंस क्या है? प्रिवेलेंस लुक्स एट ऑल द करंट केसेस। ठीक है ना, ऑल न्यू बोथ ओल्ड केसेस एंड न्यू केसेस को प्रीवेलेंस कहते हैं। मेयर्स ऑल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द डिजीज एट पार्टिकुलर टाइम। ठीक है ना, तो इसको प्रीवेलेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो इंसिडेंस देखें यहाँ पे, पहले इसको देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे देखें, ये न्यू केसेस आ रहे हैं, इंसिडेंस से प्रीवेलेंस देखें ओल्ड एंड न्यू केसेस। ठीक है ना, बहुत सारे। ठीक है, इसके बाद मोर्टेलिटी होती है कुछ की, क्योर होती है, क्योर होने के बाद रिकरेंस भी होती है। ठीक है ना, तो ये जो न्यू आ रहा है ये इंसिडेंस है और जो पुराने हैं वो प्रीवेलेंस हैं। ठीक है ना, नीचे टब के अंदर जो है। ठीक है ना, तो देखें प्रीवेलेंस क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना के केस में इंसिडेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यू केस। फॉर एग्जांपल 1800 हैं, 1500 हैं, 2000 जो डेली न्यूज़ पे आते हैं वो नंबर ऑफ न्यू केसेस हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क। ठीक है ना, पूरे का पूरा पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद प्रिवेलेंस क्या है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अब ये जो केसेस हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग केसेस हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन। ठीक है ना, ठीक है ना, तो जहाँ पे एग्जिस्टिंग केसेस होना, आप देखें ये एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे प्रिवेलेंस है, ये एग्जिस्ट कर रहा है टब के अंदर, ये नया नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस, न्यू आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग की बात आया ना, तो नीचे आपको उसको प्रिवेलेंस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद देखें प्रिवेलेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रिवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। प्रिवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, यानी कि इजी कॉमन कोल्ड ETC। ठीक है, प्रिवेलेंस इज ग्रेटर देन इंसिडेंस फॉर क्रोनिक डिजीजेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस लाइक डायबिटीज़। ठीक है ना, क्रोनिक डिजीज़ में प्रिवेलेंस इंसिडेंस से ज़्यादा होता है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी केसेस होते हैं और ठीक है ना, सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रिवेलेंस इज ग्रेटर देन इंसिडेंस फॉर क्रोनिक डिजीज, ये तो समझ आ गई इससे। अब दूसरा देखें कि प्रिवेलेंस अप्रोक्सीमेटेड विथ प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है, MCQ आ सकता है, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी एंड प्रिवेलेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रिवेलेंस ज़्यादा हो ना तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना, प्रिवेलेंस अगर ज़्यादा हो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना, अब ये टेबल देखते हैं, सिचुएशन है, इंसिडेंस है और प्रिवेलेंस है। ठीक है ना, सिचुएशन, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रिवेलेंस को देखें ना, सिर्फ एक ही केस है जिसमें ये प्रिवेलेंस बढ़ रही है और वो क्या है? इंक्रीज सर्वाइवल टाइम हो। सर्वाइवल टाइम अगर बढ़ जाए किसी बीमारी की वजह से मरीज़ का, फॉर एग्जांपल सर्वाइवल टाइम 10 साल है, 10 साल है, तो डेफिनेटली और भी जो 10 साल वाले आते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, प्रिवेलेंस बढ़ जाएगी ना। अब इस जगह में मरीज़ देखो, फॉर एग्जांपल अब इस टब में मरीज़ एक दिन के लिए रहता है, किसी बीमारी का मरीज़, तो ये टब खाली होगी या क्या होगी? मरीज़ तो मर जाएगा, एक दिन में खाली होती जाएगी। लेकिन अब एक इस जगह में 10 साल के लिए रहता है मरीज़, तो डेफिनेटली प्रिवेलेंस बढ़ जाएगी ना। इधर 10 साल वाले आते जाएंगे, इधर पता नहीं जमगढ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यही कॉमन सेंस है कि इंक्रीज सर्वाइवल टाइम होना, यानी कि 10 साल और एक दिन का, खुद आप सोच लें, 10 साल हो तो इंक्रीज सर्वाइवल टाइम हो तो प्रिवेलेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह बाकी जितने भी नीचे हैं उनमें ये देखें प्रिवेलेंस घट जाता है। प्रिवेलेंस इंक्रीज होता है सिर्फ इंक्रीज सर्वाइवल टाइम के साथ। ठीक है, अब इंसिडेंस देखें, इंसिडेंस ये डू करते हुए इन्होंने इंसिडेंस फिर कहाँ कम हो रहा है? डिक्रीज हो, रिस्क फैक्टर हो तो इंक्रीज भी कम हो जाता है, इंसिडेंस भी कम हो जाता है। और एक्सटेंसिव वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन लगाते जाओ तो इंसिडेंस कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, देखो वैक्सीन इंसिडेंस को कम करती है। इसी तरह रिस्क फैक्टर्स, एक रिस्क फैक्टर है तो कम इंसिडेंस होगा, 10 रिस्क फैक्टर्स हैं, 100 रिस्क फैक्टर्स हैं तो ज़्यादा इंसिडेंस होगा। इसीलिए डिक्रीज रिस्क फैक्टर्स हो तो इंसिडेंस भी कम होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। कॉमन कार्सिनोजन ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स कौन है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यही इसके जो 16 और 18 जो स्ट्रेन्स हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नहीं, देखते हैं।
तो ठीक है ना, तो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है हम क्या करेंगे, हम TS48 में हम जाके देख लेंगे DNA वायरस की। उसमें एक गलती की है कि हमने पेपिलोमा को हमने गलती से इसके साथ मिक्स कर दिया है, तो यानी JC और B के हमने पेपिलोमा लिख दिया, वो आपने देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए पेपिलोमा वायरस जो है ये एक हमने पूरी के पूरी TS4 में डिटेल से बताया हुआ है कि नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, ठीक है। तो इसके HPV क्या कराता है, वॉर्ड्स कराता है, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया और सर्वाइकल कैंसर कराता है, स्पेशली 16 और इसके 18 जो स्ट्रेन्स है, ठीक है ना। सीरोटाइप्स 1, 2, 6, 11 जो है ना, ये वायरल वॉर्ड्स कराते हैं HPV, ठीक है ना। 1, 2, 6, 12, 1, 2, 6 और 11, ठीक है ना। बाकी 16 और 18 क्या करते हैं, ये वॉर्ड्स कराते हैं, सॉरी ये जो सर्वाइकल कैंसर कराते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि TS4 में जाके पहले इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन TS48 में जाके, और TS48 में जाके क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम बस कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ते हैं अभी पेपिलोमा वायरस, ठीक है। पहले क्लासिफिकेशन देख लेंगे वहाँ से। पेपिलोमा वायरस देखें, TS48 में हमने एक गलती की है कि पेपिलोमा वायरस की क्लासिफिकेशन में हमने JC और B के डाल दिया, हालांकि JC और B के तो पोलियोमा वायरस में है, ठीक है ना। ये हमने गलती से किया है, ठीक है, जानबूझ के नहीं, या फिर लाइलमी में नहीं, ठीक है। इसी तरह देखें कि जो पेपिलोमा वायरस है वो नॉन इन्वेलप्ड है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, और क्या है कि ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वार्ड्स जो होते हैं ना, ये 1, 2, 6 और 11 स्ट्रेन्स कराते हैं सीरोटाइप्स, जबकि इसका जो है ना सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया कराता है, ये सर्वाइकल कैंसर कराता है। कौन से सीरोटाइप, 16 और 18 के जो सीरोटाइप्स है ना, ये सर्वाइकल कैंसर कराते हैं फीमेल्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमारे पास MCQ, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, नहीं, अपेक्स ऑफ द हार्ट इज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन, ठीक है। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी इन प्रीमिक ग्रेविटा द अलाइव एंड हेल्दी न्यू बॉर्न इज फेड आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है ना। नेल्सन स्टेट्स दैट 1 घंटे में आपने उसको करना है, लेकिन ये यहाँ पे हाफ एन आवर का MCQ है, ठीक है ना, हाफ एन आवर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि बट प्रेफर हाफ एन आवर इफ़ इन ऑप्शंस, ठीक है ना, सही है ना। उसके बाद देखें डायग्नोस्टिक ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर इज CA125, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ट्यूमर मार्कर्स को, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखें कि जो ट्यूमर मार्कर्स है ना, ट्यूमर मार्कर्स देखें, दे शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी टूल फॉर कैंसर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, ठीक है ना। प्राइमरी टूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, कैंसर डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के लिए एज अ प्राइमरी टूल आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है ना। दे मे बी यूज्ड बट टू मॉनिटर ट्यूमर रिकरेंस या रिलैप्स को, या टू ये रिस्पॉन्स टू द थेरेपी को देखने के लिए ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं हो सकते। डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, वाया बायोप्सी से ही करेंगे, ठीक है ना। सम कैन बी एसोसिएटेड विद नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस, ठीक है ना। तो ठीक है, होता क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल अभी किसी बंदे में एक ट्यूमर बन गया है, वो ट्यूमर क्या करता है, खास प्रोटीन सिक्रेट करता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स कहाँ सिक्रेट करता है, ब्लड सेल्स में सिक्रेट करता है, यूरिन में सिक्रेट करता है, स्टूल में। हम क्या करते हैं, हम इधर इधर घुस के जगहों में घुस के हम इसकी लेवल्स देखते हैं इन प्रोटीन्स की, ठीक है ना, और इन लेवल्स की प्रोटीन्स के जानकारी से हमें इस ट्यूमर का पता चल जाता है कि ये है क्या चीज़। लेकिन याद रखें, ट्यूमर का पता हमें सजेस्टिव होता है, ये डेफिनेटिव नहीं, एक सजेशन के लेवल पे ये एक सजेशन देता है ट्यूमर मार्कर, हमें डेफिनेट नहीं कहता ओ यही चीज़ है, ये नहीं कह सकता, ठीक है ना, ये सजेस्टिव है, ठीक है ना। तो डेफिनेटिव नहीं है, डेफिनेटली बायोप्सी वगैरह से और दूसरे टेस्ट साथ में मिला के हम कर पाएंगे, ठीक है ना। देखें प्राइमरी जो है ना स्क्रीनिंग या प्राइमरी डायग्नोजिंग टूल के तौर पर आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर से आप कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है ना, प्रोस्टेट कैंसर का आपने ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो आप लेवल्स ऑफ द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन देखते हुए उसके क्या कर सकते हैं, उसका रिस्पांस यानी उसकी जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जो भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड रिकरेंस, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने रिस्पांस चेक किया, दवाई दी, वो ठीक हो गया, PSA लेवल नीचे आ गया, लो 5 साल बाद फिर आप उसको इसी PSA लेवल्स चेक करके आप देख सकते हैं कि यार वो रिकरेंस तो नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी तरह क्या हो गया डायग्नोसिस इन ब्रेन ट्यूमर्स में, देखिए ब्रेन ट्यूमर्स में हम बायोप्सी क्योंकि ले नहीं पाते, ठीक है ना, तो ये
हम इसको मॉनिटर ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की बायोप्सी तो नहीं ले सकते ना हम, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो ट्यूमर मार्कर्स हैं दे आर नॉट कन्फर्मेटरी, नॉट दे आर डेफिनेटिव, ठीक है, बट दे आर सजेस्टिव। और जबकि सजेस्टिव जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें दोनों जो ट्यूमर मार्कर्स हैं दे हैव डिक्रीज स्पेसिफिसिटी और डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर्स मॉनिटरिंग तो हो गया, ठीक है ना, जो स्टेजिंग ऑफ द कैंसर के लिए यूज़ होते हैं, और इसके अलावा प्रोग्नोसिस के लिए भी ट्यूमर मार्कर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्यूमर मार्कर्स कहाँ का होते हैं। सबसे पहले देखें अल्फा फीटोप्रोटीन्स AFP, देखें AFP को हम याद रखने के लिए ही मेन इज़ अल्फा मेल, ठीक है ना, ही मेन इज़ अल्फा मेल, इस तरह हम याद रखते हैं। तो ही में ही से H से मतलब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर E से, और इसको यॉर्क सेक ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मिक्स जर्म सेल ट्यूमर जिसको M मिक्स जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं, A फॉर एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया, और N से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है ना। इस अल्फा से अल्फा फीटोप्रोटीन, इस तरह आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें नोट्स इसमें नॉर्मली अल्फा फीटोप्रोटीन इज मेड बाय फीटस, ठीक है, ट्रांजिएंटली एलिवेटेड इन प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा रेस्ट होता है ट्रांजिएंटली, ठीक है, लेकिन हाई लेवल्स एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, ठीक है ना, याद रखें हाई लेवल्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, जबकि लो लेवल्स इन डाउन सिंड्रोम, लूडू याद रखें, इन एडवर्ट सिंड्रोम में भी ये डाउन होते हैं, ठीक है ना। लूडू से याद रखें और एडवर्ट याद रखें, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे हमने कहा कि एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स में अल्फा फीटोप्रोटीन रेज होगा। याद रखें एक ऐसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे जो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में हमारा ओनली दिस इज ओनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विद नॉर्मल AFP, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक बात याद रखें कि ये ट्रांजिएंटली एलिवेटेड होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये दिस इज मेड बाय फीटस, ठीक है ना। तो अब एक निमोनिक तो हमारा ये हो गया कि ही मेन इज अल्फा में। दूसरा आपने याद रखना है फीटस, देखें फीटस से आप याद रखेंगे फैट कहाँ होती है, घी में फैट होती है ना, तो GHEEE, ठीक है, इसको आपने याद रखें। जर्म सेल ट्यूमर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी आपको यहाँ से भी ये नजर आएगा, क्योंकि इस निमोनिक से आपको M अक्सर भूल जाता है ना, इसलिए वो मैंने बनाया है घी वाला, ठीक है ना। तो सही है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखें कि ये डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड में ये लूडो डाउन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला हम करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में देखें कि ये दो प्रोटीन्स हैं हमारे CA15-3 और CA27-29, ठीक है ना। तो इसको हम याद रखते हैं कैसे। 15-3 को देखें, अगर हम 3 है ना, ये CA15-3 है, तो इसको हम 3 है ना, ये 3 को लेंगे हम। 3 को अगर आप देखें तो ऐसे करके ये देखें, ऐसे करके ये देखें, इसको 3 को थोड़ा सा उल्टा करें तो ये 3 है, तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है हमारा ब्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। ब्रेस्ट बन गया। इसके अलावा CA27-29 को क्या कहेंगे, अक्सर जो लड़कियों का जो साइज़ होता है ना, ब्रेस्ट साइज़ जो नॉर्मल साइज़ वो 27 और 29 ये इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें उसके बाद ब्रेस्ट के साथ ताल्लुक़ है इनका। उसके बाद देखें हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है जो पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रियास देखें, अगर P फॉर पैंक्रियास इसको 9 कर दें, ठीक है ना, तो इसको CA19-9 इसको देखें, इस तरह आप याद रख सकते हैं पैंक्रियास को CA19-9, ठीक है। इसके अलावा देखें पैंक्रियास इस तरह का होता है ना, ये देखें इस तरह का नहीं होता, इसको आप ऐसे कर लें तो ये 9 जैसा बनता है, ये देखें, ठीक है ना। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं CA99। इसके अलावा देखें CA125 ओवेरियन कैंसर, देयर आर 2 ओवरीज, ठीक है, 2 ओवरीज है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको CA125 को हम ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर हम लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारा ट्यूमर मार्कर है जिसको हम S100 बोलते हैं। देखें S100 जो है, S100 एक चाय है, ठीक है ना। चाय जो होती है ना, ये इंडियन एक ब्रांड है उसका, S100 का मसाले वाली चाय। इसकी जो खुशबू सूंघते ही क्या होता है, मुंह में सलाइवा आने लग जाता है, ठीक है ना। तो माउथ सिक्रीट्स सलाइवा, तो M फॉर S100, M फॉर माउथ मिलानोमा जो कि मिलानोसाइट्स में, ठीक है। उसके बाद सिगरेट्स शवानोमा, S फॉर शवानोमा। उसके बाद चाय CH फॉर कॉन्ड्रोसाइको, को ये चाय है कॉन्ड्रोसार्कोमा। उसके बाद L से लिप्टन, पाकिस्तानी चाय लिप्टन, ठीक है। लाइपोमा। उसके बाद सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड कार्सिनोमा। तो ये S100 इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखिए एसेंडर प्रोटीन कहाँ कहाँ होती है, देखिए मेलानोसाइट्स में होती है, जिसके बाद जिनमें मेलानोमा होता है। इसी तरह एडिपोसाइट्स में होती है लाइपोमा, इसी तरह श्वान सेल्स में होती है, ठीक है। इसी तरह और कहाँ कहाँ होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स में ये होती है, ठीक है ना। इसी तरह और कहाँ होती है, कॉन्ड्रोसाइट्स में होती है, किधर गया, कॉन्ड्रोसाइट्स में ये एसेंडर प्रोटीन होती है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक वायमेंटिन एक ट्यूमर मार्कर है जिसको वायमेंटिन बोलते हैं। वायमेंटिन देखें, वायमेंटिन सिनोनिम से लगता है, हम आवाज़ से लगता है किसके, वतन, वतन, वायमेंटिन वतन, वतन, तन, वतीन, वतन, ठीक है ना। तो इस तरह का वतन, वतन को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में मुल्क कहते हैं, उर्दू में मुल्क, मुल्क, ठीक है ना। मेरा मुल्क मेरा देश, ठीक है ना। तो मुल्क से क्या है, मिलानोमा, एम फॉर मिलानोमा। उसके बाद यूट्राइन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। उसके बाद एल से क्या है, देखें एल से लिम्फोमा है, और उसके बाद लंग सेल कार्सिनोमा है, ल्यूकीमिया है, ठीक है। और के से क्या है, किडनी सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो जब भी आइंदा आपको वतन वायमेंटिन मिले तो आपने क्या करना है, उसको वतन जैसा सुनना है, वतन जैसा बोलना है, और वतन को क्या कहते हैं, फिर मुल्क कहते हैं। मुल्क के बाद क्या है, मिलानोमा, एम फॉर मिलानोमा, यू फॉर यूट्राइन या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एल फॉर लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, लंग कैंसर, ठीक है। उसके बाद के फॉर किडनी सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्सिटोनिन। देखिए कैल्सिटोनिन क्या होता है कि ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में इसकी सिक्रेशन इंक्रीज होती है। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड या फिर एलोन या फिर इन एसोसिएशन विद MEN2A और MEN2B। हमने मेडुलरी कार्सिनोमा में न्यूमोनिक बनाया था मीका सिंह ना, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन से हमने ये न्यूमोनिक बनाया था। तो मीका को आपने याद रखना है, ठीक है ना। आप देखें जो थायराइड होता है ना हमारा, ये देखें इस तरह का थायराइड होता है, ये देखें इस तरह का थायराइड होता है। इसका जो मेडुला होता है ना, मेडुला, इसमें कौन होता है, पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं इसके मेडुला में। थायराइड का मेडुला, अंदर वाला मजा जिसको बोलते हैं ना, अंदर वाला मजा, उसको पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं। इस पैराफोलिकुलर सी सेल्स में क्या होता है, ये सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। जब इसका ट्यूमर होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। कैल्सिटोनिन बढ़ जाता है, और कैल्सिटोनिन काम क्या करता है पता है, एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द पैराथायराइड हार्मोन काम करता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो जब बढ़ता है तो फिर उसको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, मेडुलरी कार्सिनोमा या नॉट इधर उधर का कार्सिनोमा, इस जगह का कार्सिनोमा, थायराइड के मजा का कार्सिनोमा सिक्रेट्स कैल्सिटोनिन। सो मीका सिंह, ठीक है ना, मीका, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और कैल्सिटोनिन, ठीक है, ठीक है ना। आप देखें CA के बारे में देखें, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके देखें मेजर एसोसिएशंस CRP पैंक्रियाटिक और कोलोरेक्टर, माइनर एसोसिएशन गैस्ट्रिक, ब्रेस्ट एंड मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है ना, BMG, CRP BMG। खैर इसको छोड़ दें, लेकिन हम निमोनिक क्या पढ़ेंगे, देखें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है ना, वही वेरी नॉन स्पेसिफिक होता है। ये कैसे याद रखें, देखें हमारा कार है ना, कार का ड्राइवर है, ड्राइवर जो होते हैं ना वो नॉन सीरियस होते हैं ना, आपको पता है ड्राइवर के जो कार के ड्राइवर से नॉन सीरियस होते हैं। तो हमने कार के ड्राइवर को कहा कि कार को ले जाके पार्क कर दो, कहाँ कर दो, G ब्लॉक में, ठीक है। कार को पार्क कर दो G ब्लॉक में। तो G ब्लॉक में ये देखिए हमारे पास कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। हमने ड्राइवर को कहा कि G ब्लॉक में ले जाके ड्रॉप कर दो। तो G फॉर GIT, ठीक है ना, GIT। और उसके बाद GIT में फिर हमारे पास क्या है, कोलोरेक्टल, पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक, इनमें से ये दोनों है ना मेजर एसोसिएशन से। उसके बाद जो B फॉर ब्रेस्ट, ठीक है ना, B फॉर ब्रेस्ट। उसके बाद L फॉर लंग्स, O फॉर ओरीज, और C फॉर सर्वाइकल। याद रखें ये K नहीं है, ये C है, ठीक है ना, C है, और C से सर्वाइकल आपको ऐसे भी याद आएगा, सर्वाइकल याद आएगा यहाँ से, सर्वाइकल से भी, ठीक है ना। इसी तरह सीना से ब्रेस्ट याद आएगा, सीने से, ठीक है। इसी तरह ब्रियोन, यहाँ से भी आपको ब्रेस्ट याद आएगा, ठीक है। तो ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, ठीक है। इसके अलावा बुक में मेडुलरी थायराइड के बारे में, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के बारे में भी दिया गया है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा भी यहाँ पे बुक में है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखें क्रोमोग्रानिन जो ट्यूमर मार्कर है, ये देखें इसकी एसोसिएशन क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में, ठीक है ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स नेट पे, ठीक है ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये देखें जो हर रोज़ देखो गूगल क्या करता है, हर रोज़ क्रोम का नया वर्जन निकालता है। तो इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर में हम क्रोमोग्रानिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास वायमेंटिन, साइटोकेराटिन। साइटोकेराटिन जो है देखें ये होता कहाँ है, ये एपिथेलियल सेल्स में होते हैं। साइटोकेराटिन एपिथेलियल सेल्स में होता है, आपको पता है ना। साइटोकेराटिन बेसिकली ये कंपोनेंट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है TS4 में, ठीक है ना। तो एपिथेलियल सेल्स में होता है। एपिथेलियल सेल्स देखें एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से फैक्टर, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉर्निया की एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स में, इसी तरह बेजल। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये कैंसर है
है किसका, बेजल लेयर का, तो ठीक है बेजल सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेटिफाइड ये स्क्वेमस लेयर का कैंसर है तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की ये क्या करेगा, इंक्रीज होगा ये, ठीक है। तो ठीक है ना, इस तरह के कार्सिनोमा में साइटोकेराटिन राइज करता है, ठीक है ना, एपिथेलियल, ठीक है ना। अभी एचसीजी देखते हैं। एचसीजी देखें, एच से हाइडेटिफार्म मोल, सी से कोरियोकार्सिनोमा, जी से जर्म सेल ट्यूमर्स, ये देखें टेस्टिकुलर कैंसर ईटीसी मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, जी से, ठीक है। और उसके बाद जी से ही जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ यानी कि कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है ना। इस तरह आपने याद रखना है। देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखें कि देखें प्रोड्यूस बाय सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है ना, ये एचसीजी प्रोड्यूस बाय सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो देखें यहाँ से कुछ चीज़ें मैं कह रहा था कि एक ट्यूमर मार्कर की एसोसिएशन से बहुत सारी उनके साथ, ठीक है ना, जो डिजीज़ के साथ है। अब इसके अलावा जो डिफरेंट जो डिजीज़ फिर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स के साथ भी है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ के साथ भी है, इसके साथ भी है, इस तरह है, फिर एक के साथ कई हैं, ठीक है ना। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये आप सजेस्टिव डायग्नोसिस दे सकता है, लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस ये आपको कभी भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो यहाँ से देखें कि किसी भी एक ट्यूमर मार्कर की फिर मेजर एसोसिएशंस होती हैं और फिर माइनर एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है ना। तो वो देखनी होती हैं कि मेजर कौन सी है, किसकी है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास देखें कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये स्पेसिफिक टू प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट कैंसर में ये रेज होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की ही दूसरी चीज़ों में फॉर एग्जांपल बीपीएच में ये रेस हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस में रेस हो सकता है, और क्वेश्चनेबल रिस्क बेनिफिट फॉर स्क्रीनिंग यानी कि मार्कर फॉर रिकरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये यूज़ होता है, ठीक है, प्रोस्टेट में, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसको CD117 बोलते हैं, ठीक है। CD117 देखें 11 से कैसे याद रखेंगे, एक टेस्टिस इस तरफ होता है, एक टेस्टिस उस तरफ होता है, और बीच में ये देखें 7, ठीक है ना, ये देखें 7, ठीक है ना। तो इसको इससे याद रखेंगे, ये सेमिनोमा में ये यूज़ होता है, ठीक है, ये मार्कर होता है, और ये आल्सो ये जीआईटी में ट्यूमर मार्कर यूज़ होता है जीआईटी ट्यूमर्स के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इनिबिन है। इनिबिन इन का मतलब अंदर, अंदर का मतलब क्या, अंदर क्या हो रहा है, अंदर सेक्स हो रहा है, तो सेक्स मतलब सेक्स कॉर्स्ट्रोमल और गोनेडल ट्यूमर्स, और अंदर मतलब एड्रेनोकोर्टिकल कार्सिनोमा, और एच फॉर हेमेंजियोब्लास्टोमा, ठीक है, हेमेंजियोब्लास्टोमा में भी इनिबिन रेज होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास है साइनेप्टोफाइजीन्स। देखिए साइनेप्टोफाइजीन्स ये देखें ये एक प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स न्यूरल टिश्यू में होते हैं और न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू में होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस तरह के जगह जहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू हो, फॉर एग्जाम्पल रेटिनोब्लास्टोमा में, ठीक है, एक ये न्यूरल से रिलेटेड है, न्यूरोब्लास्टोमा न्यूरल से रिलेटेड, फियोक्रोमोसाइटोमा भी, ठीक है ना, और कार्सिनाइड ट्यूमर, ठीक है ना। इसी तरह जीआईटी में देखें, जीआईटी में जो ऊपर से न्यूरॉन्स आते हैं, जीआईटी के न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं ना सिक्रीशन वगैरह, ठीक है ना। तो उधर अगर ट्यूमर हो तो कार्सिनाइड ट्यूमर, जिसकी वजह से साइनेप्टोफाइजिन बढ़ जाएगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में भी, और मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड में भी ये क्या होते हैं, ये साइनेप्टोफाइजिन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ट्यूमर मार्कर है ये, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है ना डेस्मीन है, डेस्मीन जो है ना, डेस्मीन, ठीक है ना। ये सार्कोमा इसमें याद रखें, ठीक है ना, सेट सार्कोमा डेस्मीन, ठीक है ना। तो कौन कौन सा, स्मूथ मसल सार्कोमा, स्केलेटल मसल सार्कोमा और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सार्कोमा में आपको डेस्मीन के लेवल्स इंक्रीज मिलेंगे, और ये ट्यूमर मार्कर है इन कैंसर्स का, ठीक है ना, ठीक है ना। बिल्कुल ही डेस्मीन की तरह एक और होता है हमारे पास इनोलेज। इनोलेज भी उसी तरह का ही है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में होता है, ये स्मॉल सेल लंग कैंसर में और कार्सिनाइड ट्यूमर में और न्यूरोब्लास्टोमा में, ठीक है ना। जिस तरह ये साइनेप्टोफाइजिन की तरह, इनोलेज साइनेप्टोफाइजिन की तरह जिसमें न्यूरोब्लास्टोमा में होता है, और ये देखें स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में और कार्सिनाइड ट्यूमर में होता है इनोलेज, ठीक है ना। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ ट्यूमर बर्डन, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंडिकेटर ऑफ ट्यूमर बर्डन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस देखिए टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स में, ओवेरियन डिसजर्मिनोमा में और अदर कैंसर्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस याद करते वक्त याद रखें, लूट याद रखें, एल फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ओ फॉर अदर कैंसर्स, ओ फॉर ओवेरियन, और टी फॉर टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है ना। ओवेरियन डिसजर्मिनोमा और टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस बढ़ता है, ठीक है ना।
ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज याद रखें, मेटास्टेसिस टू द बोन हो और लिवर हो तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होता है। याद रखें अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमेशा उस वक्त रेज होता है जब सेल की ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हो, ठीक है ना। तो पेजेस डिजीज ऑफ द बोन में भी ये बढ़ जाएगा, सेमिनोमा प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। सेमिनोमा के लिए ये प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें कि एक्सक्लूड हेपेटिक ओरिजिन बाय चेकिंग LFTs एंड क्या GGTs। देखें जब भी आपका जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हो ना तो हम पहले हेपेटिक ओरिजिन को रूल आउट करेंगे LFTs देख के और GGT देख के, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद हमारा MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग विल कॉज परसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ गेस्ट्रीन, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये हमने गेस्ट्रीन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये देखें ये हमारा गेस्ट्रीन है। गेस्ट्रीन हमने कहा था गेस्ट्रीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट एंड डिवाइड बाई H+ आयन, ठीक है ना। अगर H+ आयन ज़्यादा हो तो गेस्ट्रीन कम हो जाता है, इसी तरह जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो तो गेस्ट्रीन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हमारा प्रोटॉन पंप इंक्रीज बाय क्रोनिक प्रोटॉन पंप यूज़ होती है ना तो क्या होती है कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा होती है, गेस्ट्रिक कम होती है ना, ठीक है ना। तो जब प्रोटॉन को इनहिबिट करते हैं ना, ये जब प्रोटॉन को इनहिबिट करते हैं तो गेस्ट्रीन ज़्यादा सिक्रेट होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ठीक है ना। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम यहाँ पे करेंगे। देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ क्या है, एसिड रिलेटेड डिजीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को, ठीक है ना। अब साइड कौन सी है, साइड देखें एक्शन, साइड ऑफ एक्शन देखें। अगर ये स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, स्टमक के पास जो पैराइटल सेल्स होते हैं ना, पैराइटल सेल्स इस जगह पे ये हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स काम करते हैं। देखिए पैराइटल सेल को अगर हम बाहर निकाल लें, ये देखें यहाँ पे तो पैराइटल सेल की लुमिनल वाली साइड पे देखें, लुमिनल वाली साइड पे ये देखें ब्रश बॉर्डर है, ये देखें इस तरह का। इस जगह में आपको नज़र आएगा एक पंप, ये देखें ये पंप, ये गोल वाला पंप, ये पंप क्या करता है, सिक्रेट करता है H+ आयन को और अंदर लेके जाता है पोटेशियम को, ठीक है ना। तो पोटेशियम को अंदर और H+ आयन को ये सिक्रेट करता है, ठीक है ना। अब इस सिक्रेशन को, ठीक है ना, इस पंप को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, या फिर इसको सिंपली क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप, ठीक है ना। हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप या इसको सिंपली प्रोटॉन पंप कहते हैं। इस पंप को रेगुलेटर्स हैं कुछ, ठीक है। इस पंप के रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, नंबर वन देखें कि एसिटाइलकोलिन थ्रू M1 रिसेप्टर्स आता है, ये देखें ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के जरिए इसको स्टिमुलेट करता है इस पंप को, ठीक है ना। अच्छा ये एक हो गया। और दूसरा देखें हिस्टामिन भी H2 रिसेप्टर्स के जरिए, देखें हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर्स के जरिए आगे स्टिमुलेट करता है इस पंप को, और फिर काम ये तेज करता जाता है H+ सिक्रेट और पोटेशियम अंदर। उसके बाद देखें CCK, ये देखें CCK जो है CCK ये भी स्टिमुलेट करता है थ्रू जी सेल्स के जरिए, देखें जी सेल्स के जरिए स्टिमुलेट करता है ये जो प्रोटॉन पंप को। तो प्रोटॉन पंप जब स्टिमुलेट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड H+ आयन बाहर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अंदर लाके समेट लेता है, ठीक है ना। तो अब देखें इसको याद कैसे करेंगे, एसिड सिक्रीशन है भाई, एसिड सिक्रीशन है, ठीक है ना। एसिड फॉर एसिटाइलकोलिन, सिक्रीशन फॉर CCK, ठीक है ना। ये देखें CCK और है से मतलब हिस्टामिन, ये तीनों क्या करते हैं, एसिड सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है ना। एसिड सिक्रीशन है। उसके बाद देखें एक और चीज़ है जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसको एसिड प्रोटॉन पंप की एक दुश्मन है, ठीक है। वो क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की दुश्मन। ये देखें दूसरा सेल बनाया हमने, ये है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इसे इनहिबिट करते हैं प्रोटॉन पंप को, यानी कि हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को ये इनहिबिट करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं, इसके और भी फंक्शन है, ये देखें ये वेज़ोडाइलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉश आउट हो जाते हैं ऑल द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। और फिर ये क्या करते हैं, साथ में बाइकार्बोनेट एसिड को भी सिक्रेट बाइकार्बोनेट की भी सिक्रेशन कराते हैं, जो फिर इनडायरेक्टली फिर जो बाहर निकले हुए H+ आयन को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज भी करता है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखें अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम आपको पता है ना, कॉक्स साइक्लो ऑक्सीजिनेस होता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये इनका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये असल में है साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स, ठीक है ना। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इनका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है साइक्लो ऑक्सीजिनेस है, साइक्लो ऑक्सीजिनेस 1, 2 और 3 भी होता है, ठीक है ना। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है अगर हम किसी भी पेशेंट को NSAIDs देते हैं ना तो ये वो NSAID क्या करता है, वो जाके इनहिबिट करता है इस रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। तो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन
प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, बदले में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस क्या क्या गिनवाए हमने आपको, ये इनहिबिट करता है किसको, प्रोटॉन पंप को, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को, ये भी नहीं होता, और इसकी वेजोडाइलेशन भी नहीं हो पाती। अब वेजोडाइलेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, H+ आयन भी सिक्रेट नहीं हो पाता, ठीक है ना। जब ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये देखो ना बेचारा अकेला इसको इनहिबिट कर रहा था। तो होता क्या है, ये जो 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 कल्प्रिट्स हैं, ये हमारे कल्प्रिट्स तो नहीं, खैर नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये अच्छे भी हैं, ये HCl ज़रूरी होता है बहुत। तो M1 वाले और हमारे हिस्टामिन वाले, और उसके बाद CCK वाले, CCK थ्रू गैस्ट्रीन एंटेरोपेप्टाइड रिसेप्टर्स, हिस्टामिन थ्रू H2 रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन थ्रू M1 रिसेप्टर्स, धड़ाधड़ इसको स्टिमुलेट करते रहते हैं। ये देखें यहाँ पे ये स्टिमुलेट होता रहता है, ये स्टिमुलेट होता रहता है, स्टिमुलेट होता रहता है, और H+ आयन सिक्रेट होता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन सिक्रेट होने की वजह से, NSAIDs की वजह से, NSAID की वजह से, इनिबिशन की वजह से उसके बाद यहाँ पे इनकी कम्पिटिटिव यानी कि अनचेक्ड स्टिमुलेशन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सिक्रेट होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अल्सर्स बनते हैं। तो NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स कहते हैं, ठीक है, NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी को NSAID देते हैं तो ये रिकमेंडेड ये है कि आप उस पेशेंट को क्या दे दें, आप उस पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें, या फिर H2 ब्लॉकर दे दें, ठीक है ना। या तो आप H2 ब्लॉकर दे दें या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें, ठीक है ना। याद रखें, जब भी कभी आप NSAID किसी पेशेंट को देंगे तो आप साथ में क्या देंगे, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे या फिर H2 ब्लॉकर देंगे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस को ब्लॉक करेगा, या H2 ब्लॉकर क्या करेगा, इसको H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन कम होगी और H+ आयन सिक्रेट कम होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेशेंट को NSAID दे दिया, लेकिन आपने ये दोनों नहीं दिए, तो उसको अल्सर बन गया, कौन सा, NSAID इंड्यूस अल्सर, NSAID इंड्यूस अल्सर बन गया, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस फिर क्या होगी, उसकी NSAID इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NSAID इंड्यूस अल्सर इज अगेन आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन पेशेंट क्या, डॉक्टर एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ड्रग फॉर NSAID इंड्यूस्ड अल्सर NIU, तो आप क्या कहेंगे, उसका आंसर मिज़ोप्रोस्टोल है। मिज़ोप्रोस्टोल जो है, मिज़ोप्रोस्टोल इज प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको हम रेगुलेट करते हैं, किसको, पैराइटल सेल के अंदर एसिड सिक्रेशन। अब देखें, इसके अलावा हम M1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि हम M1 रिसेप्टर्स को एंटी मस्क्रीनिक जो है M1 रिसेप्टर्स कौन कौन से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा था ना, पायरेंजिपिन, याद है, पायरेंजिपिन हमने कहा था। इसके अलावा टीलेंजिपिन कहा था, टीलेंजिपिन, ठीक है ना, टीलेंजिपिन। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जो ड्रग्स हैं ये इस तरह अवेलेबल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और ये क्या करते हैं, एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। क्यों, कैसे, जैसे इनहिबिट करते हैं रिसेप्टर्स को, तो रिसेप्टर फिर आगे स्टिमुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। ये ड्रग्स आके किस पे एक्ट करती हैं, ये हमारे पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक में, ठीक है ना, ये देखें, ठीक है ना। इसके अलावा क्या जैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं इसको H2 रिसेप्टर्स को। H2 रिसेप्टर्स के हमारे पास रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन, ये सारे रेनिटिडीन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase या प्रोटॉन पंप, ये इसको ब्लॉक करेंगे तो ये स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसका भी वही मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे तो हो गए, हम इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम इसको इनडायरेक्टली पंप को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि डायरेक्ट ही हम पंप को ही ब्लॉक कर दें इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह में हम पंप को ही ब्लॉक कर दें। हम क्या देंगे, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम देंगे, अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो हम पंप को ही ब्लॉक कर सकते हैं। जब हम पंप को ब्लॉक करेंगे तो नो मैटर यहाँ से कितना भी आपको स्टिमुलेशन आता है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो देखिए, अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की डिटेल पढ़ते हैं। इनमें ड्रग्स कौन कौन सी है, देखिए हमारे पास ओमेप्राजोल है, ठीक है ना। इसी तरह इसोमेप्राजोल है, याद रखें, इसोमेप्राजोल मी2 ड्रग ऑफ द ओमेप्राजोल कहलाती है, ठीक है ना। तो मी2 ड्रग ऑफ ओमेप्राजोल का क्या मतलब है, यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इस जैसा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो बेटर साइड इफेक्ट प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल, ठीक है ना, ये बेटर साइड इफेक्ट प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास रेविप्राजोल
लेंसोप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, अच्छा डेक्सलेंसोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है। तो ये सारी की सारी जो है 6 की 6 हमारी जो यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है ना। अब ये 6 क्या है, ये 6 की 6 हमारे क्लिनिकली यूज्ड जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। देखें इसके अलावा भी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल देखें न्यूअर ड्रग्स हो सकते हैं या फिर अंडर ट्रायल ड्रग्स में मैं आपको बताता हूँ वोनोप्राज़ान, ये ठीक है ना, ये हमारी ड्रग है जो जापान में यूज़ हो रही है, लेकिन ये एशियन कंट्रीज़ में, ये पाकिस्तान इंडिया वगैरह में नहीं हुई हो रही। इसी तरह रिवाप्राज़ान है, इसी तरह टिनेटोप्राज़ान है, ठीक है ना। तो ये अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। कुछ मुल्कों में होते हैं, कुछ मुल्कों में नहीं होते, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो यूजेस हैं, यूजेस में सबसे पहले देखें कि ड्रग ऑफ चॉइस किस किस जगहों में है। जगह पीआईज आर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इसके एच पाइलोरी थेरेपी में, और उसके बाद गर्ड में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, जोलिंगर एलिसन में, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा इंसेट इंड्यूस, ये तो मैंने बताया, इंसेट इंड्यूस अल्सर्स में ये ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। देखिए आउट ऑफ फिर इन सब ड्रग्स में हमारे पास जो रैबिप्राज़ोल है, दैट इज़ मोस्ट पोटेंट रैबिप्राज़ोल एंड फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है ना, तो ड्रग ऑफ चॉइसेस पे। इसके अलावा देखें कि आईसीयू में पेशेंट्स में प्रोफाइलेक्टिकली जो है स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है ना। एज ए प्रोफाइलेक्टिक इसमें यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कशिंग अल्सर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कशिंग्स अल्सर, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस रिलेटेड, ठीक है ना, इसको ठीक है ना। देखिए अब हम देखते हैं कि अवेलेबल फार्मूलेशंस क्या क्या है। अवेलेबल फार्मूलेशंस हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के देखें, आईवी में हमारे पास कौन कौन मौजूद है, पेंटोप्राजोल मौजूद है और एसोमेप्राजोल मौजूद है आईवी फॉर्म में। इसी तरह ओरल में सारे ऑल ऑफ दम जितने भी 6 के 6 हमने पढ़े वो सारे के सारे मौजूद हैं ऑल उसमें। उसके बाद सस्पेंशन में हमारे पास ड्रिंक, सस्पेंशन जो भी और ड्रिंक करते हैं ना, पीओ, तो पेंटोप्राजोल हमारे पास है, ये एसोमेप्राजोल है और हमारे पास ओमेप्राजोल, ये सारे के सारे सस्पेंशन में मौजूद हैं। इसके अलावा देखें ओरली जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जैसे पॉलीपेप की टेबलेट हो जो मुंह में रखो तो ऐसे जज़ब हो जाती है, उसके साथ पानी की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड टू टेक वाटर। उसमें हमारे पास लेंजो है, ठीक है ना, लेंजो हमारे पास लेंजो वाला कहता है लाओ यार बस खाता हूँ, लाओ यार बस खाता हूँ, तो लेंजो है। उसके बाद स्प्रिंकल्ड और फूड कौन कौन सी कर सकते हैं हम, इसी तरह राबिप्राजोल, ठीक है ना, राबिप्राजोल, ठीक है ना, राबिप्राजोल के ऊपर छिड़कना, ठीक है ना। तो इसको राबी पे ज़्यादा नहीं है, राबी पे ज़्यादा के ऊपर छिड़कना, ठीक है। तो ये राबिप्राजोल जो है छिड़क सकते हैं हम फूड के ऊपर। ये क्या कंडीशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्डरली जो ज़िद पे अड़ा है कि जैसे हमारी जो बेगम ददी है वो कहती है मैं तो नहीं खाऊंगी, जो क्या कहते हैं उसको, टेबलेट मैं नहीं पीती हूँ कुछ भी, या जूस भी, सिरप भी मैं नहीं पीती हूँ। तो उस तरह के पेशेंट्स को खाने में डाल के स्प्रिंकल करके दे सकते हैं राबिप्राजोल को, ठीक है। उसके बाद देखें कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है, ठीक है ना, उनको पीने को मुश्किल होती है तो उनको हम स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखें याद रखें कि आल पीपीआईज जो हैं, जितने भी पीपीआईज हैं ये होते हैं एसिड लेबाइल, ठीक है ना, ये एसिड लेबाइल होते हैं और ये प्रो ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट्स मतलब ये अंदर जाके बाद में फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए मेटाबॉलिज्म की बात है तो ये मेटाबोलाइज टू एक्टिव फॉर्म। तो या फिर हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एक्टिव फॉर्म कौन सी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एक्टिव फॉर्म सल्फिनामाइड है, ठीक है ना, सल्फिनामाइड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की एक्टिव फॉर्म है। अब देखें अब एसिड लेबाइल का क्या मतलब, दे इजिली ब्रेक इन द स्टमक, ठीक है ना। अगर ये दे इजीली ब्रेक होते हैं इन द स्टमक तो क्या होता है कि ये फिर हमें एंटेरिक कोटिंग में देनी पड़ती है, ठीक है ना। एंटेरिक कोटिंग इनको एसिड रेजिस्टेंट बनाती है। जब एसिड रेजिस्टेंट होती है ना ये ड्रग, कोई भी ड्रग, तो ये फिर जाती है इंटेस्टाइन में, स्टमक को क्रॉस करके एब्जॉर्ब होती है वहाँ से इंटेस्टाइन में। एक बार जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, ये फिर सिक्रीट हो जाती है, ठीक है ना। तो सिक्रीट देखो एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइनल लूमेन, तो से ये फिर एब्जॉर्ब होती है तो सिक्रीट कहाँ होगी, सिक्रीट होगी ये सिक्रीट होगी हमारे पेराइटल सेल में, ये सिक्रीट होगी, ठीक है। पेराइटल सेल की डायग्राम हमने पहले आपको बताई थी ना, ये देखें, ठीक है ना। तो ये सिक्रीट होगी SERET सिक्रीट होगी पेराइटल सेल में, ठीक है ना, पेराइटल सेल में, ठीक है ना। तो एक बार जब ये फिर सिक्रीट होते हैं हमारे पेराइटल सेल में तो ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को, इरिवर्सिबली उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पेराइटल सेल में इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देंगे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो अब जो हाइड्रोजन प्रोटोन ATPase यानी कि प्रोटॉन पंप को ठीक है ना, ये क्या करते हैं, रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो प्रोटॉन पंप जनरेशन होती है ना, नेक्स्ट जो प्रोटॉन पंप जनरेशन को आने में तकरीबन 18 से 20 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, 18 से 20 घंटे लगते हैं नेक्स्ट जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को आने में। ठीक है ना, ये बनने में आने में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको देयरफॉर इसको हम ओडी में दे सकते हैं। ओडी डोसेस बहुत सूटेबल रहती है, लेकिन until and unless severity is very high the OD is good enough। ठीक है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर severity हाई है तो। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें कि ओरल बायो अवेलेबिलिटी की बात करें इस ड्रग की, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है विद द फूड। ठीक है ना, इसीलिए आप इसको जब भी डिफ़ाइन करें कि किसी फूड को, किसी गोली को, दवाई को फूड के साथ देना है या किसके साथ देना है, तो उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं हम। ठीक है ना, विद द फूड देखें। अब फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बायो अवेलेबिलिटी विद द फूड इट इज़ वेरी लो, तो आप इसको फूड के साथ नहीं दे सकते। ठीक है ना, आप इसको एम्प्टी स्टमक देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को। इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 घंटा पहले, मील से 1 घंटा पहले देते हैं। और स्पेशली जो बेस्ट क्या होता है कि इसको एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट हम देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या बना कि ओडी डोज हम देंगे, और ओडी डोज कैसे देंगे, एम्प्टी स्टमक देंगे, या फिर क्या कहेंगे उसको, मरीज़ को कि आप जाओ जाके हर सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा पहले आप खा लेना। ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखें हम हाफ लाइफ देखते हैं। टी हाफ लाइफ मतलब ये ड्रग कितनी देर तक हमारे प्लाज्मा में रह सकती है। ठीक है ना, टी हाफ लाइफ। ठीक है ना, इसको कहते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये तकरीबन ओडी हम इसको देते हैं इरिवर्सिबली, ये 20 घंटे तक ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, तो इसका टी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कोई 20 की 10 होनी चाहिए, इस तरह वो आसपास। ये सारा गलत है। जबकि देखें, याद रखें, टी हाफ लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस रेंजेस बिटवीन 1 and 2 आवर्स। ठीक है ना, ये देखें, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। ठीक है ना, तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है ना 1 to 2 आवर्स होती है। रहते हैं ये जल्दी ये जो ब्लड में अपना काम ख़त्म करते हैं, जाके एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में। ठीक है ना, उसके बाद अपना काम इरिवर्सिबली उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने के बाद ये खुद भाग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, हिट एंड रन। ठीक है ना, तो ये देखें हिट एंड रन ड्रग्स कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये हिट एंड रन ड्रग वो ड्रग्स हैं जिनकी एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है ना, इसका केस ले लें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 घंटे। ठीक है ना, जबकि हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स। ठीक है ना, इस तरह के सिनेरियो वाली ड्रग्स को क्या कहते हैं, हिट एंड रन ड्रग्स। इसके अलावा और कौन सी ड्रग्स हैं हिट एंड रन ड्रग्स में, ठीक है ना, तो जो दूसरी हिट एंड रन ड्रग्स हैं हमारे पास, ये देखें, इसको ग्रूम कहते हैं। ठीक है ना, ग्रूम मतलब गुआनिथिडीन। ठीक है ना, सबसे पहले। उसके बाद रिजरपीन, उसके बाद हमारे पास आती है ओमेप्राजोल। ठीक है ना, और उसका ग्रुप, उसके बाद माओ इनहिबिटर्स में सिलेजिलीन। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास क्या है, राजाग्लीन। ठीक है ना, तो ये ड्रग्स हमारे क्या है, हिट एंड रन ड्रग्स हैं। ठीक है ना, अब देखें, अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो देखें दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय, ठीक है ना, CYP2C19 और CYP3A4। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C19। ठीक है ना, अब अगर इस मेटाबॉलिज्म को हम देखें, तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म की ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन सामने आती है। ठीक है ना, तो ये जो CYP2C19 है ना, ये CYP2C19 इसी के ज़रिए हमारी मेटाबोलाइज होती है क्लोपिडोग्रिल भी एक प्रोड्रग है, याद रखना। क्लोपिडोग्रिल भी एक प्रोडक्ट है जस्ट लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। ठीक है ना, क्लोपिडोग्रिल को भी अपना एक्शन दिखाने के लिए मोटेबोलाइज होना पड़ता है एक्टिव फॉर्म में। इसको प्रोड्रग कहते हैं, जो कि मोटेबोलाइज होती है एक्टिव फॉर्म में, मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव होती है, उसको प्रोड्रग कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो एक तो हो गए क्लोपिडोग्रिल जो कि प्रोड्रग है। अब हमने कहा कि फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी प्रोडक्ट्स हैं। तो अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर जो हमारी ओमेप्राजोल है ना, ओमेप्राजोल, ठीक है ना, ओमेप्राजोल ये भी प्रोड्रग है। ये भी बिल्कुल इसी तरह मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज किसके ज़रिए होगी, बाई CYP2C119 के ज़रिए। ठीक है, यही सिनेरियो इधर भी है, लेकिन एडिशनल जो एक्शन है ओमेप्राजोल का वो ये है कि ये जो है ना, ये इनहिबिट करती है इसको, किसको, CYP2C119 को। ठीक है ना, एट द सेम टाइम देखें ये पिक्चर है, यहाँ पे ये स्टिमुलेट कर रहा है, इसको मेटाबोलाइज कर रहा है, और इसको प्रोड्रग को एक्टिव ड्रग में। इसी तरह ये CYP2C19 इसको भी मेटाबोलाइज कर रहा है, प्रोड्रग को, ओमेप्राजोल को एक्टिव ड्रग में। ठीक है ना, जब एक्टिव ड्रग में ये मेटाबोलाइज
न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ये क्या करती है, इनहिबिट करती है CYP2C19 को भी। तो ये सिनेरियो जब बनता है तो अब आप खुद सोचें कि एक बंदा जिसने इसके साथ, इस ड्रग के साथ अगर क्लोपिडोग्रिल लेना है, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक पेशेंट है जिसने सुबह नाश्ते से पहले उसने ये ओमेप्राजोल ली। अब नाश्ते के बाद उसने क्या लेना है, ये देखें इधर बताता हूँ, नाश्ते से पहले ले ली उसने ओमेप्राजोल, ठीक है। अब नाश्ते के बाद उसने लेना है क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना, क्लोपिडोग्रिल नाश्ते के बाद उसने लेना है, तो क्या होगा, ठीक है ना। अब तो नाश्ते से पहले इसने ले ली है, तो ये ओमेप्राजोल क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है। अब जब ये इनहिबिट होता है तो क्लोपिडोग्रिल प्रो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और होता क्या है कि जो पेशेंट क्या है, एक थ्रोम्बोटिक एपिसोड में उसको सफ़र करेगा, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोटिक एपिसोड वो एक्सपीरियंस कर सकता है पेशेंट। इसीलिए याद रखें कि जो क्लोपिडोग्रिल है ये कंट्रा इंडिकेटेड है विद ओमेप्राजोल, ठीक है ना, याद रखें। ये देखें, कंट्रा इंडिकेटेड कैन नॉट बी गिवन, ठीक है ना। अगर आपके फैमिली में कोई इस तरह का क्लोपिडोग्रिल ले रहा है, उसको आप उसको खबरदार कर सकते हैं, उसको एकदम आप रोक लेंगे, ठीक है ना, क्लोपिडोग्रिल और ओमेप्राजोल को मिला के खाने से, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि इस ग्रुप में सारे नहीं है, ओमेप्राजोल है और एक दो कुछ और, लेकिन जो रैबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल है ना, ये देखें, ये दे हैव लीस्ट इंटरेक्शन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। सो दे कैन बी गिवन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। कौन कौन से, रैबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल कैन बी गिवन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं PCR से, ठीक है ना। PCR मतलब पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, दे आर हैविंग लीस्ट इंटरेक्शन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। तो वो क्लोपिडोग्रिल के साथ हम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब साइड इफेक्ट्स देखते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स देखें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को, ठीक है ना, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी कि फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगी, ठीक है ना, और इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स को, यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ठीक है ना। उसके बाद एंड ऑल्सो क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, ठीक है ना। ये सूडोमेम्ब्रेनस क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसी तरह गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह याद रखें कि पहले रिसर्च स्टडीज़ आई थी जो बता रही थी कि जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को ये बढ़ावा देते हैं, ये कौन कौन से गैस्ट्रिक एट्रोफी और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लेकिन अभी ये स्टडीज़ गलत साबित हुई हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, सही है ना। उसके बाद देखें कि क्योंकि हम pH चेंज कर रहे होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की वजह से, तो होता क्या है कि एसिड लबाइल जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल इवन क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल देखें यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रोलिफरेट करते हैं स्टमक में, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ये करा सकती है ये क्या कहते हैं ड्रग्स। उसके बाद एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकती है, स्पेशली इन क्रोनिक CKD पेशेंट्स, ठीक है ना। CKD पेशेंट्स में ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकते हैं। कार्डियोटॉक्सिसिटी भी रिसेंटली रिसर्च से सामने आई है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये इंक्लूडेड नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ये सही है ना, कार्डियोटॉक्सिसिटी के लिए भी ये जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारा ओवरऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है ना। देखें स्पाइरोली थेरेपी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। देखिए स्पाइरोली थेरेपी में लाजिमन, इसको हम डिटेल पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती है ट्रिपल थेरेपी के लिए अगेंस्ट एच पाइलोरी, ठीक है ना। तो ये देखें इसमें क्या होता है, 3 ड्रग्स देते हैं फॉर 14 डेज, ठीक है ना। 3 ड्रग्स फॉर 14 डेज, ठीक है ना। इसमें एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का होना लाजमी है, ठीक है ना। ये देखें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 1 प्लस 2 एंटीमाइक्रोबियल्स, ठीक है ना। 2 एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, कौन कौन से 2 एंटीमाइक्रोबियल्स, हमारे पास कैम है, CAA और M, ठीक है ना, CAM कैम, ठीक है ना। कैम मतलब क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD, ये सारे BDs में देते हैं, ठीक है ना। एमोक्सिसिलिन फॉर 1 ग्राम BD एंड मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD। तो इन तीन में से 2 देते हैं और साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐड करते हैं फॉर 14 डेज और BD की फॉर्म में, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस एच पाइलोरी के लिए की वजह से एच पाइलोरी ज़्यादा से ज़्यादा डीट होना हुआ है इस पर। तो क्या करते हैं हम क्वाड्रुपल थेरेपी भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल थेरेपी की जगह में क्वाड्रुपल थेरेपी भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वाड्रुपल पे देखें, यहाँ पे क्या था, ये सारे भी BD देते हैं और हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी BD ही देते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे BD देते हैं। लेकिन अब क्वाड्रुपल थेरेपी देखें, क्वाड्रुपल थेरेपी भी 14 डेज़ के लिए ही देते हैं, जस्ट लाइक ट्रिपल थेरेपी भी 14 डेज़ के लिए, क्वाड्रुपल थेरेपी भी 14 डेज़ के लिए देते हैं। लेकिन क्वाड्रुपल थेरेपी के दो तरीके हैं, ठीक है। देखें, या तो दोनों आप दो, या इनमें से कोई सा भी आप दे सकते हैं, एक या दो, ठीक है। लेकिन दोनों में आप लाजमन क्या यूज़ करेंगे, हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाजमन यूज़ करेंगे, वो भी BD में, ठीक है ना। BD में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रुपल थेरेपी में BD में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाजमी यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे इस पे डिपेंड करता है, 1 और 2 डिफरेंट है ये, ठीक है ना। तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BD में यूज़ करेंगे फॉर 14 डेज़, लेकिन उससे नीचे जो भी आप देंगे ना वो 4 टाइम्स डेली देंगे। ये देखें, 4 टाइम्स डेली आप देंगे अपार्ट फ्रॉम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एक साइड कौन सी है, देखें, इसमें आप ये यूज़ करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है ना। एक आप मेट्रोनिडाज़ोल देंगे 500 mg, ठीक है ना। कितनी बार, 4 टाइम्स, ठीक है ना। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स देंगे, फॉर एग्जांपल कोई सा भी क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये वो 500 mg देंगे 4 टाइम्स। उसके बाद बिस्मथ का कोई भी कंपाउंड, ठीक है ना, बिस्मथ देंगे 524 mg, बिस्मथ सब सेलिसाइलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। बिस्मथ सब सेलिसाइलेट 524 mg बिस्मथ सब सेलिसाइलेट, ठीक है ना, फॉर 4 टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है क्वाड्रुपल थेरेपी फॉर 14 डेज़ का। दूसरा तरीका ये है कि आप देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BD, लेकिन उसके साथ क्या देंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg 4 टाइम्स अ डे। एमोक्सिल कितनी बार देंगे, 1 ग्राम 4 टाइम्स अ डे। और मेट्रोनिडाज़ोल 500 mg कितनी बार देंगे, 500 mg फॉर 4 टाइम्स अ डे, ठीक है ना। तो ये है ओवरऑल क्वाड्रुपल थेरेपी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास एच पाइलोरी के लिए ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास सीक्वेंशियल थेरेपी भी है। सीक्वेंशियल थेरेपी देखें, हम 10 डेज़ के लिए देते हैं। जिस तरह हमने क्या किया, हमने 14 दिन के लिए ट्रिपल थेरेपी दी, 14 दिन के लिए हमने क्वाड्रुपल भी थेरेपी देते हैं, जबकि हमारी सीक्वेंशियल थेरेपी में है ना ये 10 दिन के लिए देते हैं, ठीक है ना। अब सीक्वेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो एंटीमाइक्रोबियल सीक्वेंस में यूज़ करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ और, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ और, ठीक है ना। तो शुरू में देखें, हम डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों में रखते हैं हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है ना, BD बेसिस पे, ठीक है ना, BD बेसिस पे रखते हैं। इसके अलावा डे 1 to 5 में ऐड क्या करते हैं हम, हाई डोज एमोक्सिसिलिन, यानी कि 1 ग्राम BD में हम एमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हाई डोज एमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। इस तरह डे 6 to 10 में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BD के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD, ठीक है ना। और क्या यूज़ करते हैं, प्लस टिनिडाज़ोल या मेट्रोनिडाज़ोल में से 500 mg BD हम यूज़ करते हैं, इनमें से एक टिनिडाज़ोल और मेट्रोनिडाज़ोल में से। ये है हमारी सीक्वेंशियल थेरेपी, ठीक है, ठीक है ना। आप देखें, अगर एक पेशेंट को एनसाइड इंड्यूस अल्सर है तो हम क्या करेंगे, हम देते हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स, ठीक है ना। अब अल्सर प्रोटेक्टिव्स जो देते हैं हम, ठीक है ना, तो वो हम किसके साथ दे सकते हैं, किसके साथ नहीं। देखें, सुक्राल्फेट एक है हमारे पास अल्सर प्रोटेक्टिव्स, और बिस्मथ सबसेलिसाइलेट्स हैं, ठीक है ना। अब देखें, ये जो सुक्राल्फेट और बिस्मथ सबसेलिसाइलेट्स हैं, ये जो है ये हम अब सुक्राल्फेट की बात करें तो सुक्राल्फेट नीड्स पोलीमराइजेशन एंड एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, यानी कि सुक्राल्फेट नीड्स पोलीमराइजेशन एंड एसिडिक मीडियम, इसलिए हम सुक्राल्फेट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। ये दूसरी ड्रग है, देखें, जो एक क्लोपिट्रोग्रिल है, जिसको जो तो कंट्रा इंडिकेटेड है ना, लेकिन इसको हम प्रोटॉन पंप सुक्राल्फेट को भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ नहीं दे सकते। इसके अलावा देखें कि बिस्मथ जो सबसेलिसाइलेट है, बिस्मथ सबसेलिसाइलेट, ये भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ दे सकते हैं, इसको देने में कोई इशू नहीं है इन दोनों को, ठीक है ना। तो ये आप पॉइंट याद रखें, सही है।
ठीक है ना। तो ये हमारा है, ये देखें 392 पे, तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है ओमेप्राजोल हो गए, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है ना। ये सारे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी वही रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं प्रोटॉन पंप को, जिसको हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप कहते हैं इन द पैराइटल सेल्स के स्टमक में, ठीक है ना। उसके बाद क्लिनिकल यूज पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजियल रिफ्लेक्स, ठीक है, ज़ोलिंगर एलिसन एंड कंपोनेंट ऑफ द थेरेपी फॉर एच पाइलोरी। ये देखें यहाँ पे अगेन वो एच पाइलोरी है, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, जिसको कुशिंग्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये ज़ोलिंगर एलिसन में देखें, इसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, लेकिन अनलाइक H2 ब्लॉकर्स देखें आर यूजलेस इन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है ना। ये याद रखें आप, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि क्लिनिकल यूज़ हो गया एडवर्स इफेक्ट्स में इंक्रीज इन्फेक्शन बाय क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, ठीक है ना। ये वही है जो एसिड लेबाइल ऑर्गेनिजम्स को ये बढ़ावा देते हैं इनकी ग्रोथ को, ठीक है। फिर निमोनिया करा सकते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकते हैं जो ऑलरेडी जो क्रोनिक किडनी CKD के पेशेंट्स हैं उनमें। उसके बाद डिक्रीज़ करते हैं सीरम मैग्नीशियम को एंड विद लॉन्ग टर्म यूज़, और डिक्रीज़ करते हैं सीरम कैल्शियम को, ठीक है ना। सीरम कैल्शियम मतलब सीरम नहीं है, कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। सीरम मैग्नीशियम को तो ये डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ करते हैं। डेफिनेटली जब ऑब्जॉर्प्शन कम होगी तो सीरम में भी हो सकता है कि कम हो, ठीक है। उसके बाद देखें जब कैल्शियम कम होगी ना तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ेगा आपके पेशेंट्स को, और क्या होगा आपके पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एक बंदा आया, डेंटिस्ट था, डेंटिस्ट के पास गया और उसने कहा कि भाई मेरे अपने डेंचर्स नहीं लगा सकता हूँ। डेंटिस्ट रेफर्ड बैक टू फिजिशियन, डेंटिस्ट ने उसको फिजिशियन के पास भी, देयर इज़ नो डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उसको डेंटल कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो उसने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास गया, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उसको देखा तो क्या कहीं लेन था, कहाँ लेन था, सब्सटेंशिया नाइग्रामेटी, बेजल गैंग्लिया के सब्सटेंशिया नाइग्रामेट, ठीक है ना। उसके बाद क्रोनिक माइलॉइड लीकीमिया क्रोमोसोम 922 डिसलोकेशन, ठीक है ना। तो ये आपको पता है ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं उसको, फिलाडेल्फिया वंस अपॉन अ टाइम इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया। वो निमोनिक याद है, सनी का टाइम कौन सा होता है, 9:22 का टाइम, और सुबह सनी के उस वक्त कौन आता है, क्रेब्स आते हैं, तो BCR ABL, ठीक है ना। ये हमारा निमोनिक था इसके बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें T922 ट्रांसलोकेशन जो है ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है और वो फिर CML के साथ लोकेटेड है। इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया कहा था हमने, ठीक है ना। क्रेब्स CRAB क्रेब्स भी सनी टाइम में बाहर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें टायरोसिन काइनेस एक्टिवेशन होती है इसमें। उसके बाद मोर रेयरली एसोसिएटेड विद ALL, CML के साथ साथ रेयरली ALL के साथ भी एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा देखें डेथ इन CML जो होती है ना वो ब्लास्ट क्राइसिस की वजह से होती है, ठीक है ना, डेथ इन CML ब्लास्ट क्राइसिस, ठीक है ना। उसके अलावा देखें T814 का ट्रांसलोकेशन देखें, इसमें क्या होता है, बरकत सेस, बरकत हमारा जो कज़न है बरकत सेस, सी माई बाइसेप्स ट्रांसफॉर्म टू 22, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि सी माई बाइसेप्स ट्रांसफॉर्म टू 22, ठीक है ना। 8 और 14, ठीक है ना, 8 और 14 मिला के कितना बनता है, 22 बनता है ना, ठीक है ना। तो उसका बरकत से बरकत बाजू इस तरह दिखा के कहता है कि ये देखो मेरा जो बाइसेप्स है ये 22 बन गया है कहता है, ठीक है ना। तो देखें अब इसमें देखें 18 पे 8 पहले है, ठीक है ना, 8 पहले है, अक्सर जो छोटा वाला है वो पहले होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा दूसरा क्या, B और 8, ये देखें B और 8 ये वही है ना, ये देखें इस तरह 8 है तो ये पहले है बरकत में, ठीक है ना, बरकत B पहले है इधर और 8 पहले है, ठीक है, इस तरह याद रखना, ठीक है। इसके अलावा C माइजीन ये देखें सीमिक इसमें फ्यूजन होती है, ये जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है ना, इस तरह आपने याद रखना है बरकित लिम्फोमा। उसके बाद फॉलिकुलर लिम्फोमा देखें फूल 14 F फॉर 14, F फॉर फॉलिकुलर फूल मतलब फूल ना, फूल तो 14 और 18, ठीक है ना। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा कहते हैं। फूल क्या होता है, फूल को क्या कहते हैं, गुल मतलब गुल बकोली, BCL गुल बकोली, ठीक है ना, गुल बकोली, इसको भी एक गुल बकोली एक फूल है ना। तो BCL2 एक्टिवेशन होती है, एंटी अपोप्टिक ऑन्कोजीन कहलाता है इसको ये, ठीक है ना, एंटी अपोप्टिक, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा देखें स्टीरॉइड्स एंड ड्रग एक्शन ऑन सेल्स एक्ट ऑन जीन्स, आर स्टीरॉइड्स प्लस थायरोक्सिन, हालांकि थायरोक्सिन एक कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये पेप्टाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, प्लस एक्ट ऑन क्या जीन, ठीक है ना। ADH इज इनहिबिटेड बाय अल्कोहल, इसीलिए तो पेशाब ज़्यादा आता है ना, ठीक है ना, क्योंकि ADH जो होता है प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द जो कलेक्टिंग डक्ट्स में आके ये एक्वापोरिन्स को खोलता है और पानी को अंदर लेके जाता है। अब अल्कोहल इसको इनहिबिट करता है तो पानी सारा नीचे पेशाब में चला आता है, ठीक है ना।
ठीक है, बाद है उसके बाद देखिए कि ट्यूमर विद ऑल जर्म सेल्स, इसको टेराटोमा। रिगार्डिंग सर्फेक्टेंट कंपोनेंट मिसिंग इज कैल्शियम। ठीक है, स्कैंट बार बॉडीज टर्नर सिंड्रोम, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, रेफर्ड फास्ट प्रेजेंस ऑफ सिंगल बार बॉडी, डायग्नोस्टिक ऑफ क्लाइनर एक क्लाइन फिल्टर, स्कैंटी बार बॉडीज टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडी टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर स्पेशली बुकल म्यूकोजा में, तो क्या फिर इसको टर्नर सिंड्रोम। ऑर्गेनल हैविंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स इन इट्स स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल। ठीक है ना, अनदर क्वेश्चन अबाउट सेंट्रियोल इज बेजल बॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल्स। ठीक है ना, बी इज डिराइव्ड फ्रॉम सी। ठीक है ना, बेजल बॉडी। ठीक है, S1 नर्व रूट लाइन, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एंकल जर्क। S1 नर्व रूट लाइन हो तो, ठीक है, आपको पता है ना, S1 हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब में। म्यूकस नॉट सिक्रेटेड बाय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हमने भी ये हज़ारों दफ़ा पढ़ा है। ठीक है ना, इसमें म्यूकस सेल गॉबलेट सेल्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस लोअर इसोफेजियल टोन एंड स्पीड्स अप गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है ना, ठीक है ना, तो मेटोक्लोप्रामाइड क्या करती है, ये हमारा अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नियर कार्डिया। ठीक है ना, ये स्फिंक्टर्स हमने कहाँ पढ़े थे, ये स्फिंक्टर्स हमने पढ़े थे पिछले उसमें, एक मिनट ज़रा, GIT की जो हिस्टोलॉजी थी ना, उसमें पढ़े थे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। एक बार जाके वहाँ देख लेना, इसमें कोई खास बात है। ठीक है ना, ये फेरिंजियल कंस्ट्रिक्शंस वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो अब जो मेटोक्लोप्रामाइड है, ये क्या करती है, ये आती है आके जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के टोन को इंक्रीज़ करती है, तो ये ज़्यादा टाइट हो जाता है। जब टाइट होता है तो एम्प्टिंग होती है और वोमिटिंग कम हो जाती है। ठीक है ना, एंटी एमिटिक है मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, इफ आज हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी एमिटिक्स, तो ये मेटोक्लोप्रामाइड है। यहाँ हम मेटोक्लोप्रामाइड को पढ़ेंगे एक बार बुक से। ठीक है, डिप्थेरिया वैक्सीन रिएक्शन अगर हो, डिप्थेरिया देखें, डिप्थेरिया का वैक्सीन रिएक्शन हो तो टाइप 3 रिएक्शन हो गई, हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो उसके बाद देखें फेमोरल नर्व के जो रूट वैल्यू है 2, 3, 4 है। ठीक है ना, फीडो डोर्सल डिवीजन है। ठीक है ना, ये, और उसके बाद डीप कोमा इज कास्ड बाई, जबकि एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2, 3 में ऑब्चुलेटर नर्व आती है। ठीक है ना, डीप कोमा इज कास्ड बाई लायन ऑफ विच न्यूक्लियस सिरुलियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस सिरुलियस होता है ना, सिरुलियस, ये इसकी वजह से डीप कोमा होता है। रिमेंबर, डीप कोमा, न्यूक्लियस सिरुलियस, प्रोलॉन्ग कोमा, P फॉर पेरिएक्विडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है ना, ये D से डीप कोमा, सिरुलियस, प्रोलॉन्ग कोमा, पेरिएक्विडक्टल ग्रे मैटर, P फॉर प्रोलॉन्ग, P फॉर पेरिएक्विडक्टल ग्रे मैटर एंड परमानेंट कोमा, थैलेमस। ठीक है ना, यहाँ पे हमने ये सारे किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें लास्ट MCQ इस पेज का, कि मैन ऑफ 70 हैज़ रिकरेंट UTI बिकॉज ऑफ क्या 70 है, तो डेफिनेटली उसको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका होगा। यहाँ पे हम यूरिनालिसिस के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यूरिनालिसिस। ठीक है ना, और उसके बाद देखें ओल्ड एज चांसेस ऑफ BPH, जब BPH होगी तो लीड टू आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, लीड टू रिकरेंट UTI हो जाएगा। ठीक है।